नमस्कार सभी को। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, मैं आपके सामने आपका अपना वीर का अध्ययन और आपका स्वागत आपका डॉक्टर अमित CS अकेडमी के ऊपर। आज हम अपने दोबारा से अपने अगले सेशन को लेकर आ गए आपके सामने। और अपना जो सेशन है वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज का CS के जो इंग्लिश का जो पेपर है उसको लेकर अपना डिस्कशन करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे, हमारे सामने जो पेपर होगा वो होगा अपना 2011 का 2011 का पेपर होगा। जो अपने इंग्लिश का जो पोर्शन आया था उसको हम लेकर अपने पढ़ने पढ़ाने की स्टोरी को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में जो हमने जिक्र किया था वो अपना पेपर का डिस्कशन कर लिया था, कुछ हमने कंसेप्ट्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, देखो आपके पेपर के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो सेशन है ना वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बेनिफिशियल आपके लिए। तो बच्चे अपनी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं और अपनी जो अगली स्टोरी जो होगी इसमें वो हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा अपना प्रेसी राइटिंग, इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वो अपना कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन दे रखा है, इसको भी हम देखेंगे। तो अब अपने पहले है ना, पहले वो कैब के सेक्शन को और ग्रामर के सेक्शन को 3 नंबर में अपना है ना वो ऐसे लिखना, और ऐसे लगभग 300 वर्ड्स लिखना है किसी एक के ऊपर। तो अब पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे इसके ऊपर हम काम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पढ़कर देखोगे ना, जो सवाल 4 नंबर लिख रखा है आपके सामने, तो इसके आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। देखो इसमें आप एक हिसाब से कहना चाहो तो सिनोनियम्स उसने पूछ रखे, पूछने के तरीके कुछ इस तरीके से उसको आप देखोगे तो एक वन वर्ड के टाइप का भी लगेगा, और उसी को देखोगे आप तो आप एक सिनोनियम्स के टाइप का भी लगेगा। तो बच्चे आपके सामने जो शब्द लिख रखा है ना वो लिख रखा है इंथुसियास्टिक। जो शब्द लिख रखा है आपके सामने वो लिख रखा है इंथुसियास्टिक। अब मेरी बात को सुनो, एक तो इतना याद रखना है, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में आई सी लिखा मिले तो वो हमेशा बनेगा, वो बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है ना, उसकी ग्रामर प्रोफाइल की जब बात करते हो तो वो काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। लेकिन जिसके लास्ट में OUS लिखा हो, ठीक है ना, जिसके लास्ट में OUS लिखा हो तो वो काम करेगा, वो भी काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। सबसे पहला जो शब्द लिख रखा आपके सामने वो लिख रखा इंथुसियास्टिक। बच्चे एक बार जो भी आपका आंसर है ना तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर अपने आंसर को मैच करें। ठीक है तो ठीक है, ठीक है कोई नहीं, और गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, बस अपने जो अपना बेस्ट है ना वो अपने साथ के साथ अपने आंसर्स के साथ लगाते चलें। तो शब्द लिख रखा इंथुसियास्टिक, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगी ना तो हम कहेंगे इंथुसियास्टिक। और इंथुसियास्टिक की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग जो निकलता है ना वो निकलेगा उत्साही, उत्साही। और इसमें कहना चाहो तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे झील कह सकते हैं। उत्साही की मैं बात करूं आपके सामने तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे झील कहेंगे बच्चे। ठीक है, और इसमें आपके सामने इसका झील, झील सिनोनियम हो गया। ठीक है, सिनोनियम तो हो गया, लेकिन आपके सामने आईसी की वजह से क्या बना, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी अपने आप में क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और OUS लगने की वजह से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, एक शब्द बन गया डिलीशियस। ठीक है ना, OUS की वजह से क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना ZEALOUS होगा। अगला जो शब्द लिख रखा है ना विगोरस की मैं बात करूं आपके सामने तो इसका जब मीनिंग जो निकालोगे, विगोरस के जब बात करते हो तो इसको हम कहेंगे, विगोरस का मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा जो ताकतवर जो होता है ना, जोरदार जिसको कहोगे उसको हम कहेंगे विगोरस। अगला शब्द लिख रखा उमोरस, उमोरस बोलकर देखो एक बार, देखो स्क्रीन पर जहां मैं आपको बोलूँ बोलने की कोशिश जरूर करें। उमरस की मैं बात करूं आपके सामने तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे हास्यपूर्ण जो होगा ना कोई चीज तो उसको हम कहेंगे उमरस कहेंगे। पेपर में इसका सिनोनियम मान लो कि कहीं पूछा जाता है तो सिनोनियम जो बनेगा इसका वो बनेगा लाइमरिक। और लाइमरिक का मीनिंग भी क्या निकलेगा अपना, हास्यपूर्ण कोई कविता जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, लाइमरिक। यदि आपके सामने एक सिनोनियम और लिखना चाहो तो कह सकते हो PUN, पन। पन का मैं बात करूं आपके सामने तो पन का मीनिंग क्या होगा, हास्य पंक्ति जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, पन कहेंगे। बेसिकली इंग्लिश कहना है ये अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आता है। इनका एंटोनियम तैयार करना चाहो तो एंटोनियम में लिखना चाहो ना तो इलेगी कह सकते हो। इलेगी का मीनिंग क्या निकलेगा, ए सैड सॉन्ग या सैड पोइम कह सकते हो आप। ठीक है ना, और भी लिखना चाहो तो आप इसी में एक शब्द आपने सुना होगा डायरी, डायरी का मीनिंग भी क्या होगा, शोक गीत वगैरह जो होगा। अगला जो शब्द लिख रखा है वो लिख रखा है मोनोटोनस। अगला जो शब्द लिख रखा है वो लिख रखा है मोनोटोनस। और मोनोटोनस की जब बात करते हो तो इसका मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है एक लय में या एक तान में। एनर्जेटिक की मैं बात करूं तो इसका तो सभी को मीनिंग पता होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके ये बता दो सर ये मेरा ठीक था। ठीक है, तो इंथुसियास्टिक का जो करेक्ट जो आंसर होगा ना बच्चे वो कौन सा होगा, ZEALOUS होगा। बस इतना याद रखना, IC लिखा मिले तो एडजेक्टिव बनेगा
और ओ यू एस लिखा मिले तो वो भी क्या बनेगा, अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अब कमेंट करके ये बता दो सर मेरा ठीक था और मेरा ठीक है नहीं था। ठीक है, अगला जो पढ़ोगे ना इसमें, अगले अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और अगला जो वर्ड लिख रखा है आपके सामने, इसको एक बार पढ़ के देखो, और जो भी आपका आंसर है वो लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन जो लिख रखा है आपके सामने, इसमें देखोगे वो लिख रखा है आपके सामने एक्यूमेन। अगला जो लिख रखा है आपके सामने वो लिख रखा है एक्यूरेम, एक्यूमेन। एक्यूमेन का एक बार आंसर बताने की कोशिश करें, आपका जो आंसर निकल सकता है। ठीक है, देखो एक्यूमेन की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग जो निकलता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, कहाँ जाएगा भाई, एक जगह रुक जा। एक्यूमेन की मैं बात करूं ना तो इसका मीनिंग जो निकलता है बच्चे वो निकलेगा सागासियस। ठीक है ना, इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा सागासियस। हिंदी में इसका मीनिंग जो होगा ना वो होगा कुशाग्रता, जिसको हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सागासियस या एक्यूमेन कहोगे। क्या इसका सिनोनियम, क्लोजेस्ट, नियरली मीनिंग क्या इसका, एक्यूरेसी हो सकता है। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये तो शायद किसी क्लास में आपको करवाया भी होगा पीछे। ठीक है, और इसके मीनिंग की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाय ऑफिशियल्स, रूल बाय ऑफिशियल्स। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा है, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे ना तो ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे रूल्स बाय ऑफिशियल। हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगा इसका, नौकरशाही जिसको कहोगे उसको क्या कहोगे आप, ब्यूरोक्रेसी कहोगे। अगला लिख रखा है ए मैन विद एक्यूट विजन। आपने कहा सर ये भी नहीं हो सकता, एक्यूरेट ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही आंसर बचा हमारे सामने। विच वन इज द करेक्ट आंसर, इज शार्पनेस ऑफ ए माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्यूमेन। तो ये भी किस किस का था, एक बार देखो जो जो ठीक हो ना तो आप कमेंट करते चलना आपके साथ के साथ कि सर मेरा ठीक है ये आंसर और मेरा गलत होगा, और गलत होने की वजह भी आप यदि किसी वजह से बता सकते हो तो देख लियो एक बार। अगला जो लिख रखा है आपके सामने शब्द जो लिख रखा है वो लिख रखा है यूजरर। अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने वो लिख रखा है यूजरर, और यूजरर की मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग भी बताओगे आप। चलो हिंट में दे देता हूँ आपके सामने, आपने किसी से ब्याज से पैसे उठाए होंगे। ठीक है, और जो ब्याज से पैसे देने वाला जो होगा ना, ब्याज के ऊपर पैसे जो देगा उसको हम कहते हैं साहूकार, और साहूकार को जो कहोगे वो कहोगे यूजरर। ठीक है ना, और इसकी मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए मनी लेंडर कह सकते हो, यूजफुल पर्सन नहीं होगा। ठीक है ना, अगला यूजलेस वोमा भी नहीं होगा, फिर रेज भी नहीं होगा। अगला लिख रखा है एन एक्यूज्ड, कोई आरोपी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो कौन होगा, अपना ए मनी लेंडर जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे यूजरर, यूजरर। ठीक है, किस किस का ठीक था एक बार कमेंट करके बता दो शाबाश। ठीक है, अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है मेट्रियाक। और मेट्रियाक की मैं बात करूं आपके सामने, मेट्रियाक का मीनिंग क्या होगा सुनो। देखो आजकल की जो फैमिली है ना उसमें मतलब जो ऐड होती है, ठीक है, तो लगभग वो लेडीज ही होती है, वुमा जिसको हम कहते हैं। और किसी फैमिली की जो ऐड है और वो वुमा हो, किसी फैमिली की ऐड वुमा हो तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेट्रियाक कहेंगे। यानी आप इसको मीनिंग निकालना चाहो ना तो इसका मीनिंग निकलेगा हिंदी में, वो निकलेगा कुल माता वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, माँ माता जिसको कहोगे, कुल माता जिसको हम कहते हैं ना उसको हम कहेंगे मेट्रियाक। यानी जो फैमिली की ऐड होगी तो इसमें एक ही होगा, कौन सा, वो कौन सा होगा, ए वुमन हेड ऑफ द फैमिली। तो आंसर कौन सा होगा, ए वुमन हेड ऑफ द फैमिली। सुनो पैट्रियार्क क्या होगा, जिस फैमिली में पिताजी हेड जो होंगे, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे पैट्रियार्क कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने शब्द लिखूं, मैं जैसे एक शब्द और लिखा और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पैट्रियार्की। शब्द लिखा आपके सामने पैट्रियार्की। एक बार इसका मीनिंग कमेंट करके बताओ आप शाबाश, मीनिंग कमेंट करके बताओ, ने पीछे किसी क्लास में पढ़ा था। तो पैट्रियार्क का मीनिंग जो होगा जिसमें हेड कौन हो, अपने पिताजी। फ्रेटरनल कौन होगा, जिसमें हेड कौन हो, भाई हो अपना। ठीक है, मोनार्क एक शब्द लिख रखा है इसमें, और वो शब्द लिख रखा है मोनार्क। ठीक है, मोनार्क शब्द से एक शब्द बना है आपके सामने मनार्की। मनार्की की मैं बात करूँ तो जिसमें जिसमें देश में कोई राजतंत्र होगा या किसी एक राज्य एक रानी का शासन जो होगा ना उसको क्या कहोगे, मोनार्की कहोगे आप। ठीक है, रूल बाय ए किंग और ए क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्क। ठीक है ना, अगला शब्द जो लिख रखा है आपके सामने, इसके आंसर को जस्टिफाई करें, ये किस किस का ठीक था, मैट्रियार्क वाला, एक बार कमेंट करके बताओ शाबाश। अगला जो शब्द लिख रखा है वो लिख रखा है आपके सामने शाबाश, फिलैंडर। अगला जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने लिख रखा है बच्चे फिलैंडर। और फिलैंडर की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सुनो। इनकी मैं बात करूं आपके सामने तो एक ऐसा इंसान जो अयासी जो करता होगा। सुनो शब्द जो लिख रखा है ना इसमें वो लिख रखा है फिलैंडर। और फिलैंडर की जब बात करोगे तो एक ऐसा इंसान जो अयासी करता होगा। और अयासी करने का मतलब क्या है, ठीक है, जो
दारू वारू के चक्कर में रहे, ठीक है, लड़कियों के पीछे घूमता रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयास्य करने वाला। ऑप्शन पढ़ो क्या लिख रखा है आपके सामने, एन अथिस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमने पीछे पढ़ा था। अथिस्ट कौन होगा, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक, ठीक है ना, वन हु डज नॉट बिलीव इन ए गॉड, दैट इज कॉल्ड अथिस्ट। अगला लिख रखा है आपके सामने, ए रियल मार्टियर, शहीद को भी नहीं कहोगे आप। एमोरल पर्सन, एमोरल की मैं बात करूं, एमोरल खुद अपने आप में एक वन वर्ड है, अच्छे, एमोरल खुद एक वन वर्ड है। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसको ये नहीं पता वो ठीक है क्या और गलत क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे एमोरल कहेंगे। ये भी नहीं हो सकता, इमोरल भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, वोमा हेंटर, ठीक है, जो जो औरतों के पीछे घूमता रहेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, फिलेंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वोमा हेंटर कह सकते हो, ठीक है। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, अगला जो शब्द लिख रखा है सेंटेंस नंबर 5, इसको पढ़ो एक बार, और पढ़ के अपने जो भी आंसर है ना क्वेश्चन में, ये है ना फ्लैंडर वाला किस किस का ठीक था, एक बार कमेंट करके बताइए भाई। अगला जो शब्द सवाल लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, तो इसके लिए एक बार आप अपने जो आंसर है उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। जो भी आप अपने आंसर लगा सकते हो ना, वो आंसर लगाओ, ठीक है, जो भी आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हो वो आंसर लगाने की कोशिश करें। बस चलो, पहले है ना, पहले हम पढ़ लेते हैं अपने 5 की बजाय हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि ये वो क्या का सेक्शन है, एक साइड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको करो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके सामने लिख रखा है ना, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 को ठीक करो एक बार, जो भी आंसर बता सकते हो। 6 नंबर जो सवाल लिख रखा है आपके सामने, ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, सजेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग, जो लिख रखे हैं ना आपके सामने, पर इनके लिए हमने क्या बताना है बच्चे, वन वर्ड बताना है। तो वन वर्ड की मैं बात करूँ तो टू मच ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो होगी ना, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहोगे, वो कहोगे रेड टैपिज्म कहोगे, जो लाल फीताशाही जो होगी, फॉर्मेलिटी जिसको कहोगे उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे टू मच ऑफिशियल कहोगे, ठीक है ना। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, वन हु इज ऑल पावरफुल, देखो इसका जिक्र करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने कुछ शब्दों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, चलो एक बार अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं और उसमें आते हैं। खुल जा भाई, खुल जा एक बार, जल्दी से खुल जाओ। चलो अपने एक बार बोर्ड के ऊपर चलते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपके सामने कुछ वन वर्ड की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ हैं, इनके आंसर जो भी होंगे वो बताने की कोशिश करोगे। एक तो वन वर्ड लिखा आपके सामने ओबिचुरी, एक शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने सोमना लोक्विस्ट, और एक शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सोमना एम्बुलिस्ट, सोमना एम्बुलिस्ट, ठीक है ना। एक और शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फन एम्बुलिस्ट, फन एम्बुलिस्ट। इसी तरीके से कुछ और भी लिखना चाहो तो आपके सामने शब्द लिखा ओमनी पोटेंट, एक शब्द लिखा आपके सामने ओमनी परसेंट। कुछ और वन वर्ड की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जैसे एक शब्द और लिखा आपके सामने ओमनीसिएंट लिख सकते हो, ठीक है ना। एक शब्द और लिखा आपके सामने एपिटाफ लिख सकते हो, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ आपके सामने ओमनीवोर कह सकते हो। एक शब्द और लिखा जिसको हम कहेंगे कार्निवोर, शब्द लिख रखा आपके सामने अरबी वोर। जो जो मीनिंग पता हो ना वन वर्ड का, वो अपने आंसर्स बताते चलना, जो भी आपको ठीक ठीक लगे, ठीक है। एपिटाफ अपना हो गया। एक शब्द और लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे पोस्टुमस, जो पढ़ रहे हो ना अपने पेपर के हिसाब से ही, जो रिलेटेड है उनका हम जिक्र करेंगे। एक शब्द और लिख रहा हूँ आपके सामने एक्सग्रेसिया, ठीक है ना, एक्सग्रेसिया कह सकते हो। और हो जा भाई साहब, हो जा जैसा बस, ठीक है। एक शब्द और लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे वेव कह सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से शब्द लिखा सवान सोंग, और लिखना चाहो तो आपके सामने KNELL, नेल बोलते हो इसको इंग्लिश में, याद रखना नेल। एक शब्द और लिख रहा हूँ जिसको हम कहेंगे ग्रेगारियस, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द और लिख रहा हूँ HONORARY, स्पेलिंग लिख रखिए HONORARY, HONORARY, ठीक है ना। और भी शब्द लिखना चाहो तो कुछ एक दो शब्द और लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा साइड हो भाई। और इसको हम कहेंगे ITI, भाई साइड हो ऐसा, ITI NERANT, ठीक है, इटिनेरेंट। और भी लिखना चाहो तो शब्द लिखा आपके सामने अल्ट्रुइस्ट कह सकते हो, ठीक है। शब्द लिखा आपके सामने इम्पोस्टर, किसी वन वर्ड का मीनिंग पता हो तो कमेंट करते चलना भाई साथ में, ठीक है ना। इम्पोस्टर कह सकते हो।
ठीक है, एक शब्द और लिख रहा हूँ आपके सामने, आइकोनो, आइकोनो, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, कुछ और शब्द लिख रहा हूँ बच्चे, उम्मीद करूंगा कि आप इनके आंसर्स बताते चलोगे। एक हल्का सा शब्द और लिखा, एस्थेटिक, इंपोर्टेंट शब्द है, पेपर में पूछा जाने वाला। ठीक है ना। एक शब्द और लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे बैंकक्रप्ट कह सकते हो, CON, CONNOISSEUR, कनोइजियर। ठीक है ना। इसी तरीके से एक शब्द और लिख रहा हूँ, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इमिग्रांट कह सकते हो। ठीक है ना। एक शब्द लिखा जिसको हम कहेंगे कोस्मोपॉलिटन। ठीक है। एक शब्द और लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे इमिग्रांट। बच्चे कुछ वन वर्ड की लिस्ट तैयार करी और उम्मीद करूंगा कि आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई करोगे। लगाओ एक बार, जो भी आंसर लगा सकते हो शाबाश। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में आपके सामने कुछ वन वर्ड लिखे ना, यानी कि मैंने आपके सामने एक लिस्ट तैयार कर दी। अब अपने आंसर्स के ऊपर चलेंगे, समझने की कोशिश करना। आपके सामने सबसे पहला जो वन वर्ड लिख रखा है वो लिख के रखा ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मीनिंग क्या होगा, सुनो, शोक संदेश जो होगा ना, शोक संदेश, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ओबिचुअरी कहेंगे। यानी शोक संदेश क्या होगा, ठीक है, ए मैसेज फॉर ए डेड बॉडी इन पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, दैट इज कॉल्ड ओबिचुअरी, उसको हम क्या कहेंगे, ओबिचुअरी। अगला जो शब्द लिख रखा है सोमना लोक्विस्ट, यहाँ पर आपके सामने है ना, उस लिस्ट तैयार कर रहा हूँ रूट वर्ड्स की। जिस भी शब्द में आपके सामने सोम लिखा मिले तो सोम का मीनिंग निकलेगा, वो निकलेगा नींद। पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द सोम लिखा हो ना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, नींद निकलेगा। और जिस भी शब्द में LOQ लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, जीभ। और जीभ का काम क्या होता है, बोलना। सोम का मतलब नींद होगा और LOQ का मीनिंग क्या होगा, जीभ होगा। ठीक है, जो रात को नींद में बोलता होगा। ठीक है ना, वन हु टॉक्स इन स्लीप दैट इज कॉल्ड सोमनालोक्विस्ट। और जिस भी शब्द में अम्बु लिखा मिले तो अम्बु का मीनिंग जो होगा वो होगा वाक। वाक यानी हिंदी में क्या कहोगे इसको, चलना। और सोम का मतलब क्या बताया, नींद। जो नींद में चलता होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोमना अम्बुलिस्ट कहेंगे। एक बात याद रखना, जिस भी शब्द के लास्ट में IST लिखा मिले ना तो वो जिक्र करेगा किसी पर्सन का। ठीक है ना, किसी पर्सन का जिक्र करेगा। तो सोमना लोग एम्बुलिस्ट को कहोगे, वो कहोगे नींद में चलने वाला जो होगा उसको क्या कहोगे, सोमना एम्बुलिस्ट कहेंगे बच्चे हम। अगला शब्द लिख रखा फन एम्बुलिस्ट। ठीक है ना, अम्बु का मीनिंग बताया चलना। जो रस्से के ऊपर चलता होगा, वन हु वॉक्स ऑन ए रोप्स, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, फनबुलिस्ट कहेंगे। अब अगला शब्द लिख रखा ओमनीपोटेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कुछ रूट की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ आपके सामने। जिस भी शब्द में ओमनी लिखा मिले तो इसका मीनिंग निकलेगा, वो निकलेगा सरव। और जिस भी शब्द में आपके सामने ओमनी के साथ साथ में बच्चे जिक्र हो, वो जिक्र हो CARN, कारण। तो कारण का मीनिंग क्या निकलेगा, मास। और जिस भी शब्द में HERB लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, जड़ी बूटी। कुछ रूट बताए, इन्हीं से हम अपने शब्दों की लिस्ट तैयार कर देंगे। सुनते चलना, समझते चलना। सबसे पहला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, इसमें देखोगे ओमनीपोटेंट। और ओमनीपोटेंट की जब हम बात करें ना, ओमनीपोटेंट की जब आप बात करोगे तो ओमनीपोटेंट के मीनिंग का आप निकालोगे इसका मीनिंग। तो ओमनी का मीनिंग क्या बताया आपके सामने, सर्व। अब जिस भी शब्द में पोटेंट लिखा मिले, डियर एवरीवन, सुनना ध्यान से, जिस भी शब्द में आपका पोटेंट लिखा मिले, जिस भी शब्द में आपका क्या लिखा मिले, पोटेंट, POTENT, तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा पावरफुल। उसका मीनिंग क्या निकलेगा, पावरफुल। पोटेंट का मीनिंग क्या होगा, पावरफुल होगा। तो ओमनी पोटेंट को हम कहेंगे, वो कहेंगे हैविंग अनलिमिटेड पावर। जिसके जो बहुत शक्तिशाली जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओमनी पोटेंट कहेंगे। ठीक है, अगला जो शब्द है ना, कमेंट करके इसका आंसर आप खुद बताओगे, बताओ शाबाश, कमेंट करके आंसर बताओ जो भी बता सकते हो। कमेंट करके बताओ शाबाश। अगला लिख रखा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मीनिंग क्या बताया आपके सामने, सर्व, ऑल बताया। प्रेजेंट की मैं बात करूं आपके सामने, मीनिंग निकलता है विद्यमान। जो इंसान सब जगह विद्यमान हो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है ना, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी जिसको कहते हो। अगला शब्द लिख रखा ओमनीसिएंट। ओमनी का मीनिंग क्या बताया आपके सामने, सर्व। और सिएंट का मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा आपके सामने साइंस। और साइंस का मीनिंग क्या निकलता है बच्चे, टू नो समथिंग एंड समवन, दैट इज कॉल्ड साइंस। भाई किसी के बारे में जानना, उसी को तो क्या कहोगे, साइंस कहोगे। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ओमनीसिएंट कहेंगे। ठीक है ना, जो सब कुछ जानता हो। अगला शब्द लिख रखा है एपिटाफ। अगला जो शब्द है वो कौन सा आपके सामने,
एपिटाफ। और एपिटाफ की जब बात करोगे बच्चे, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जो समाधि लेख, जो आपने सुने होंगे ना, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई टॉम होता है, उस पे डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ जो भी उसकी डेथ के बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, नाम वाम जो भी पूरी की पूरी डिटेल होती है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, एपिटाफ कह देंगे। वर्ड्स रिटन ऑन टॉम दैट इज कॉल्ड एपिटाफ कहेंगे। अगला शब्द लिख रखा है ओमनीवोर। ओमनी का मीनिंग क्या बताया, तरफ, और वोर का मीनिंग क्या होगा आपके सामने, खाना। ठीक है ना, देखो रूट वर्ड नहीं बताया तो अब लिख लोगे 7 नंबर के ऊपर, इस भी शब्द में वोर लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, खाना होगा। तो ओमनी वोर को हम जिक्र करें तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सब कुछ खाने वाला जो होगा उसको क्या कहोगे, ओमनीवोर कहोगे। सर्वाहारी जो होगा ना उसको क्या कहोगे, ओमनीवोर। कारण का मीनिंग क्या होगा, मांस। वोर का मीनिंग क्या होगा, खाना। और मांस को खाने वाले को क्या कहोगे आप, कार्निवोर कहोगे। ठीक है ना। अगला लिख रखा HERB, हर्ब का मीनिंग क्या होगा, जड़ी बूटी। और वोर का मीनिंग क्या होगा, खाना। ठीक है। शाकाहारी जो इंसान जो होगा ना उसको क्या कहोगे आप, हर्बीवोर कहोगे। अगला शब्द लिख रखा आपके सामने पोस्थुमस। पोस्थुमस, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, समझना ध्यान से। एक तो निकलेगा ना, वो निकलेगा पोस्थुमस की मैं बात करूं आपके सामने, एक तो कोई अनबोरन बेबी है जिसका जन्म नहीं हुआ है और उसके जन्म लेने से पहले उसके पिताजी मर जाएं, एक्सपायर हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्थुमस। मौत के बाद जिसको हम कहेंगे आफ्टर दैट डेथ कहेंगे। एक इसका मीनिंग निकलता है जैसे अपने जो फौजी भाई हैं वो शहीद हो जाते हैं और शहीद होने के बाद में कोई मेडल वेडल मिलता है ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जैसे परमवीर चक्कर हो गया, कोई और भी चक्कर होगा। ठीक है, तो वो आपके सामने क्या होंगे, पोस्थुमस होंगे। अगला लिख रखा है आपके सामने एक्स ग्रेसिया। ठीक है, आप LIC करवाते हो, ठीक है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है ना, तो LIC आपने करवा रखी होगी, किसी न किसी ने जरूर करवा रखी होगी। तो LIC करवाने की वजह क्या है, ताकि ताकि हम मर जाएं और मर जाने के बाद में हमें जो हमारी फैमिली है और फैमिली की जो मेंबर्स हैं उनके कुछ पैसे वैसे मिल जाए। जो वो मुआवजा जो होगा ना, कंपनसेशन आफ्टर द डेथ, मौत के बाद जो मुआवजा मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्स ग्रेसिया कहेंगे। मौत के बाद जो मुआवजा होगा उसको क्या कहोगे, एक्स ग्रेसिया कहोगे। अगला लेकर रखा आपके सामने वेव। और वेव की मैं बात करूं आपके सामने, तो ग्रहीण बच्चा जो होगा ना, ए होमलेस चाइल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। अगला शब्द लिख रखा आपके सामने सवान सॉन्ग। आखिरी पल के गीत जो होंगे, कोई रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सवान सॉन्ग, आखिरी पल के गीत। अगला शब्द लिख रखा है नेल। और नेल की मैं बात करूं आपके सामने, तो हम देखो कभी आप चर्च वगैरह में जरूर गए होंगे, वहां पर एक घंटी लगी होती है, और मौत की सूचना देने वाली जो घंटी जो होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे नेल कहेंगे। अगला लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है ग्रेगारियस। ठीक है ना, एक बार इस वर्ड को कमेंट करके बताना, एक बार क्या लिख रखा है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ, GREGARIOUS, ग्रेगारियस। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे झुंड प्रेमी। ठीक है ना, वन हु लाइक्स द कंपनी ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेगारियस। ठीक है ना, किसी दूसरे की कंपनी के जो झुंड में रहना पसंद करेगा बच्चे, उसको क्या कहोगे, ग्रेगारियस। अगला शब्द लिख रखा ऑनरेरी। और ऑनरेरी की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑनरेरी का मीनिंग क्या निकलेगा। मान लो देखो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो और आप कहते हो कि हमें नौकरी दे दो और हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, किस लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभवी जिसको कहोगे, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं वेटरन। और वेटरन का मीनिंग क्या निकलेगा, अनुभवी जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेटरन कहेंगे। लेकिन इसकी मैं बात करूं ऑनरेरी की, इसका हिंदी में भी तो मीनिंग निकलता है अवैतनिक। अवैतनिक क्या होगा, जो किसी पोस्ट के ऊपर तो काम करे लेकिन वो पैसे वैसे ना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऑनरेरी कहेंगे। ठीक है ना, अवैतनिक जिसको कहोगे, जो किसी पोस्ट के लिए, कोई भी किसी काम के लिए कोई पैसा ना लेना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऑनरेरी। वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी। अगला शब्द लिख रखा इटिनेरेंट, बोलकर देखना एक बार। ठीक है, कमेंट करके बताना इस वर्ड को, ITINERANT। इसकी मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे घुमक्कड़। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह घूमता रहता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इटिनेरेंट कहेंगे। ठीक है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज कॉल्ड इटिनेरेंट। अगला शब्द देखो, इसी से एक वर्ड पेपर में और पूछ लिया जाए तो एक वर्ड और बनता है, वो वर्ड कौन सा होगा, सुनो। इससे वर्ड बनाना चाहो ना, तो एक वर्ड बना रहा हूँ आपके सामने, ITINERARY। एक वर्ड लिखा आपके सामने, इसको कमेंट करके बताना, ITINERARY। इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ए प्लान फॉर या ए शेड्यूल फॉर जर्नी। ठीक है, यात्रा कार्यक्रम जो होता है, आप घूमने गए, आप सपोज करो उत्तराखंड में गए, पहले हरिद्वार फिर ऋषिकेश
मसूरी देहरादून वगैरह आप जाते हो तो पूरा प्लान तैयार कर लिया आपने, और जो पूरा प्लान तैयार किया उसको हम क्या कहेंगे, आइटिनरी कहेंगे। और घुमक्कड़ जो होगा ना, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, आइटिनरेंट कहेंगे। अगला लिख रखा अल्ट्रुइस्ट, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, परोपकारी जो इंसान होगा, ठीक है ना। बेनिफैक्टर जिसको कहोगे, जो लोगों की भलाई की सोचता होगा, उसको क्या कहोगे, अल्ट्रुइस्ट। अगला शब्द लिख रखा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होगा, एक ऐसा इंसान जो धोखेबाज जो होगा ना, कपटी जो होगा, छलिया इंसान जिसको कहोगे, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पोस्टर। अगला शब्द लिख रखा आपके सामने, वो लिख रखा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, और इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो मोहम्मद गोरिया गजनवी, आपने सुना होगा जरूर, किस जो गजनवी था उसका नाम जरूर सुना होगा, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। और उसको हम एक नाम से जानते हैं, और वो कौन सा नाम से है उसका, मूर्ति भंजक। और मूर्ति भंजक जो होगा, मूर्ति भंजक जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट कहेंगे, ठीक है ना। 108 से इमेजेस, ठीक है ना, उसने शिव जी की कोई प्रतिमा वगैरह खंडित कर दी थी। शायद अमित सर आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हिस्ट्री की, ठीक है ना, हम इतनी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं रखते हैं। आइकोनोक्लास्ट को क्या कहोगे, मूर्ति भंजक कहोगे। लेकिन इसी के अपोजिट में एक शब्द लिखो आपके सामने, आइडोलेट्री, ठीक है ना। आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का मीनिंग क्या होगा, मूर्ति पूजन जो होगा ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइडोलेट्री। और मूर्ति भंजक को क्या कहोगे, आइकोनोक्लास्ट। एसेटिक को क्या कहोगे, सन्यासी कहेंगे। बैंकरप्ट, अगला शब्द लिख रखा आपके सामने, लिख रखा बैंकरप्ट, एक ऐसा इंसान जो पैसे को पे ना करे, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे बैंकरप्ट कहेंगे। वन हु डज नॉट पे हिज डेट्स, डेट्स, ठीक है ना। इसकी जो देखो, मैंने आपके सामने एक शब्द बोला, और वो शब्द कौन सा बोला, ये आपके सामने शब्द बोला DEBTS। इसको आप डेब्ट्स नहीं बोलोगे, इंग्लिश में कहोगे इसको डेट्स कहेंगे, इसको डेट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। तो आपके सामने जो लिख रखा है ना बैंकरप्ट, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, दिवालिया जो होगा उसको हम कहेंगे बैंकरप्ट। और इसका पेपर में यदि सिनोनियम पूछा जाए, पेपर में इसका सिनोनियम पूछा जाए ना, तो इसका सिनोनियम बताओगे इनसोल्वेंट। सिनोनियम क्या होगा इसका, इनसोल्वेंट जो होगा वो इसका सिनोनियम होगा, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या होगा बच्चे, इंसोल्वेंट इसका सिनोनियम होगा। अगला शब्द जो लिख रखा है, एक बार उसको पढ़ के देखियो, क्या लिख रखा है आपके सामने, इसका मीनिंग पता है आपको, हाँ भाई, आपके सामने जो शब्द लिख रखा है, क्या इसका मीनिंग पता है, ओ इरेज कर रहे थे, कहाँ वो लगा है, क्या इसका मीनिंग पता है आपको, जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, अगला जो शब्द लिख रखा है इसका मीनिंग, चलो बता दिया होगा आपने, कमेंट जरूर कर दिया होगा। अगला शब्द लिख रखा कोनोइजियर। कोनोइजियर क्या होगा, कला का पार्क जो होगा ना, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, उसको हम क्या कहेंगे, कोनोइजियर कहेंगे। अगला लिख रखा इमिग्रांट, और एक नीचे लिख रखा इमिग्रांट। क्या दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हो, हाँ भाई, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। इमिग्रांट का मीनिंग क्या होगा, सुनो, इस तो ये लिख रखा है ना इमिग्रांट, इसको हम कहेंगे जो दूसरे देश का आदमी अपनी किसी अपनी कंट्री में कम्स टू ए न्यू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इमिग्रांट, ठीक है ना। और जो ये नीचे वाला इमिग्रांट लिख रखा है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लिव्स हिज कंट्री, वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, उसको हम क्या कह देंगे बच्चे, इमिग्रांट कह देंगे। कोस्मोपोलिटन, अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, कोस्मोपोलिटन, विश्व मैत्री जो होगा ना, जो पूरे विश्व के भले की सोचता होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोस्मोपोलिटन कहेंगे, ठीक है। ये आपने पूरा देख लिया होगा, जस्टिफाई कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने उसी अपने एग्जामिनेशन के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर, चलो चलो भाई अपने पेपर के ऊपर चलते हैं। और खुल जा सिम सिम, खुल जा शाबाश, अरे क्यों रुक गया, आपके सामने, एक मिनट रुकना भाई, पेपर था अपना, और वो पेपर कहाँ गायब होगा, ये खुल गए ना, चलो ये अपना पेपर है, ठीक है। वन इज ऑल पावरफुल, मेरे हिसाब से आपने आंसर जस्टिफाई कर लिया होगा जरूर। आपका जो आंसर है कमेंट करके बता दो क्या कहोगे इसको, वन इज ऑल पावरफुल कहोगे सर, इसको हम कहेंगे ना, वो कहेंगे ओमनी पोटेंट कहेंगे, ठीक है ना, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होगी उसको क्या कहोगे, वन इज ऑल पावरफुल। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है कस्टम ऑफ मैरिज विद मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या होगा, सुनो, आपके सामने है ना, ठीक है, रूट वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, रूट वर्ड्स की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो तो जिसमें पोली लिखा मिले, तो पोली का मीनिंग निकलेगा, वो निकलेगा मैनी। और जिस भी शब्द में गेम लिखा हो ना, तो गेम का मीनिंग निकलेगा वो शादी। शादी इंग्लिश में कहोगे इसको मैरिज कह सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा है कस्टम ऑफ मैरिज विद मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम, जब किसी इंसान के साथ में एक से ज्यादा आप, ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन के साथ में एक ही समय पर शादी कर लेते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे पोलीगमी कहेंगे, ठीक है, पोलीगमी।
ठीक है, पोलीगमी बहुविवाह प्रथा जिसको कहोगे, ठीक है। और भी शब्द लिखना चाहो तो कुछ आपके नंबर नेम करवा रखे हैं। जैसे नंबर नेम की मैं बात करूं आपके सामने, जिस भी शब्द में मोनो लिखा मिले तो मोनो का मीनिंग निकलेगा एक, बी आई बाई का मीनिंग क्या होगा दो, डी आई डाई का भी मीनिंग क्या निकलता है दो, ट्राई का मीनिंग होगा तीन, क्वेड का मीनिंग होगा चार, पेंटा का मीनिंग क्या होगा पांच, एक्जा का मीनिंग क्या होगा छह, सेप्टा का मीनिंग क्या होगा सात, ओक्टा का मीनिंग क्या होगा ओक्ट ओक्ट आठ, नैनो का नो, टीसी डेक का मीनिंग होगा दस, ग्यारह के लिए रूट नहीं होता इंग्लिश में, बारह के लिए यूज करेंगे पीको, पीको का मीनिंग क्या होगा बारह। यदि संख्या बारह से अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे पोली कहेंगे। जैसे आपके सामने पोलीगमी हो गया, पोली को हटाकर यदि मैं आपके सामने लिखूं तो लिखूं बाई गमी, तो बाई गमी की मैं बात करूँ ना तो इसको हम कहेंगे जिससे दो शादी जो प्रथा जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे बाई। ट्राईगमी तीन हो जाएगी, क्वेडगमी कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी। इसी तरीके से आप बढ़ते चलोगे तो बढ़ती चलती है संख्याएं, ठीक है। तो ये और भी शब्द लिखना चाहो तो इसी से कितने भी शब्द बना लो। जैसे एक शब्द लिखो आपके सामने पोली साइनी कह सकते हो, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो एक शब्द और लिखा आपके सामने पोली एंड्री कह सकते हो। सुनो, इस भी शब्द में बच्चे, इस भी शब्द में अपना डी वाई अन लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या होगा स्त्री होगा। और जिस भी शब्द में ए एन डी आर ओ लिखा मिले तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा पुरुष निकलेगा। एक काम करो, जी वाई एन का मीनिंग क्या बताया आपके सामने स्त्री बताया, तो आप एक काम करो गाइनकोलॉजिस्ट की, मैंने एक शब्द बोला सुनना ध्यान से, गाइनकोलॉजिस्ट की जो स्पेलिंग है एक बार कमेंट करके वहां पे कमेंट में सेक्शन में बताना गाइनकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्या होगी और उसका मीनिंग भी बताओ। जी वाई एन एक डॉक्टर का नाम सुना होगा ना, ठीक है। गाइनकोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट लिख दी होगी आपने स्पेलिंग, ठीक है। अब ईमानदारी से बताना ये किस किस की ठीक है स्पेलिंग जो आपके सामने लिखी, जी वाई एन ई सी ओ एल ओ जी आई एस टी, गाइनकोलॉजिस्ट किस किस की ठीक है स्पेलिंग, ठीक है। ये गाइनकोलॉजिस्ट में आपने देखा जी वाई एन लिखा मिला, इसका मीनिंग क्या निकलेगा स्त्री पुमा। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होगा ना, जो वीमेन्स जो होती है अपनी वीमेन जो होंगी और उनका जो डॉक्टर होगा बीमारियों को ठीक करने वाला क्या कहोगे उसको गाइनकोलॉजिस्ट। पोली का मीनिंग क्या बताया बहुत, जी वाई एन का मीनिंग क्या होगा स्त्री, ठीक है। जिसके बहुत ज्यादा पत्नियां हो ना एक ही टाइम के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे पोलीजाइनी कहेंगे, ठीक है। जैसे पीछे राजा महाराजा थे ना तो उनके बहुत ज्यादा पत्नियां होती थी, वो कैसे इंसान थे पोलीगाइनिस्ट इंसान थे। अगला लिख रखा पोली एंट्री, जिसके एक से ज्यादा पति हो, ठीक है ना। रामायण में पांडव जो थे उनकी वाइफ जो थी उसको आपने देखा होगा कि उसके पांच पति थे, तो वो अपने आप में क्या है पोली एंट्री है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आगे लिख रखा आपके सामने अलाउंस टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। भारत में आजकल आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में जो तलाक जो है वो काफी काफी बढ़ रहा है आगे, ठीक है। पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो ठीक से मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा अलाउंस टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन ए सेपरेशन। जो अलग होते हैं ना तो अलग होने के बाद में जो 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 उसको अलाउंस दिया जाता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो कहेंगे एलिमोनी, उसको हम कहेंगे वो कहेंगे एलिमोनी। तलाक के पश्चात दी जाने वाली जो रकम होगी उसको क्या कहोगे वो कहोगे आप एलिमोनी कहोगे। अगला शब्द लिख रखा आपके सामने, एक बार इसको पढ़ना, क्या लिख रखा आपके सामने ये शब्द जो लिखा आपके सामने इसकी मैं बात करूँ तो आपके सामने इसको हम कहेंगे हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो जो चलने की आदत होगी किसमें नींद में उसको हम कहेंगे हैबिट की बात हुई तो इसको हम कहेंगे वो कहेंगे सोमना एम्बुलिज्म, सोमना एम्बुलिज्म, ठीक है ना, ठीक है। हैबिट की बात हुई तो इसको हम क्या कहेंगे सोमना एम्बुलिज्म। ये तो हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले ली थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये तो आपके सामने जिक्र होगा किसका वोकैबुलरी के सेक्शन का, अपने कुछ वन वर्ड का सोमना एम्बुलिज्म। एक बार कमेंट करके ये बता दो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे की, हाँ भाई कमेंट करके ये बता दो यहाँ क्या किसी बच्चे की दिक्कत, आपने कहा सर कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। आगे जब आपके सामने जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो छोड़ दिया था उसके ऊपर चलते हैं और 5 नंबर जो सवाल लिख रखा आपके सामने रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, इसको एक बार ठीक करो। जो सवाल लिख रखा आपके सामने 5 नंबर इसको ठीक करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपके सामने लिख रखा है वो एक बार करो, इसको ठीक करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 रीराइट द सेंटेंसेस द बॉक्स वाज ओपन्ड अप। इसमें आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन जो लिख रखा है ना इसकी बनानी है पैसिव वॉइस, ठीक है ना। और इसकी वॉइस बनाने के लिए आपने करना क्या होगा, जो भी अपने स्टेबल जो आपके आंसर्स हैं वो लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। जो आप अपने आंसर्स लगा सकते हो वो लगाओ, लगा लिए होंगे आपने सभी ने, ठीक है। चेंज करने की कोशिश क्या करो कि आपके सामने जो सवाल लिख रखा है सर उसको हम ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है।
तो चलो आपने कर लिए होंगे चेंज। अगला लिख रखा है द बॉक्स वाज ओपन अप। बच्चे कहो तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख दूं। हाँ भाई, कमेंट करते रहा करो साथ के साथ। कहो तो कुछ सेंटेंसेस लिख दूं इसी से रिलेटेड, वॉइसेस की चेंज कर दो तो आप, ठीक है। चलो चल, तो अपने बोर्ड के ऊपर चलते, वापस खुल जा भाई, खुल जा, शाबाश, बोर्ड खुल जा। चलो एक बार इसको हम साफ कर देते हैं। अब अपने एक अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं और मैं कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ। डियर एवरीवन, उम्मीद करूंगा कि अपने जो भी वॉइसेस की आंसर्स होंगी ना वो लगाने की कोशिश करोगे। तो अपने आंसर्स को लगाने की कोशिश जरूर करना बच्चे, जो भी आंसर हो देख लेना एक बार, ठीक है। सवाल लिख रखा है आपके सामने, द शॉप वाज क्लोज्ड। चलो बच्चों एक बार चेंज करो इनको, आप जो भी चेंज कर सकते हो सब। बस 5 सवाल लिख रखे हैं, ज्यादा है ही नहीं। 5 सवाल लिखे। सबसे पहला लिख रखा है द शॉप वाज क्लोज्ड। अगला लिख रखा है द थीफ विल बी अरेस्टेड, द न्यूज पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर। अगला लिख रखा है द बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड। और अगला लिख रखा है आपके सामने फायर इनगल्फ्ड इन द फॉरेस्ट। बच्चे जो भी चेंज कर सकते हो ना वो चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी चेंज कर सकते हो। इसमें हमने छोटे से मिस्टेक कर दी, इसमें इनको हटा दे, ठीक है। करो, अब चेंज करो, ठीक है। एक बार आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है बच्चे, जो भी चेंज कर सकते हैं करें। करो, शाबाश, चेंज करो एक बार, जो भी चेंज कर सकते हो करो, शाबाश, चेंज करो एक बार। कर दिया होगा आपने। हाँ भाई, आपने जो चेंज करना था सभी बच्चों ने कर दिया होगा चेंज। चलो पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस नंबर 1 जो लिख रखा है उसके ऊपर हम काम करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 लिख रखा है द शॉप वाज क्लोज्ड। पहले तो ये बताओ एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आपने कहा सर ये तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें किया गया काम जरूरी है। दुकान को बंद कर दिया गया, किसने करा ये नहीं पता। और आपको पहले दिन, आपके पहले की क्लास देखोगे ना, फर्स्ट डे की जो क्लास थी अपनी, उसमें बिल्कुल बेसिक जो इंट्रोडक्शन है शायद उसमें हमने वॉइस का अपने बिल्कुल डीपली डिस्कशन करते हुए डिस्कस किया था। अब एक बात बताना, ये पैसिव है, इसमें अपना डूअर दे नहीं रखा। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डूअर दे नहीं रखे होते। देखो जो सवाल लिख रखा आपके सामने, वो आपके सामने चाहे वो बाई द शॉपकीपर लिख के दे देता तो भी ठीक था, और नहीं लिख के दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉपकीपर लिख के दे दे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिख के नहीं दे रखा था तो कोई बड़ी बात नहीं थी अपनी, ठीक है। तो दुकान को बंद करने का काम कौन करेगा, शॉपकीपर। तो जैसे ही चेंज करोगे ना इसको, तो चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपने लिखने की कोशिश किया आपने, तो आप लिखोगे द शॉपकीपर। इसका आंसर चेंज करोगे, द शॉपकीपर पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव है तो लिखा आपने क्लोज्ड। और इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, द शॉप। ये बनेगी इसकी एक्टिव वॉइस बनेगी, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज द चेंज बट मीनिंग डज नॉट ए चेंज, ठीक है। तो आपने देखा कि द शॉपकीपर क्लोज द शॉप, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज करके देख सकते हो, ठीक है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो अगला लिख रखा है आपके सामने द थीफ विल बी अरेस्टेड। चोर पकड़ा गया, पैसिव वॉइस दे रखी है आपके सामने। चोर पकड़ा गया, पैसिव वॉइस है। क्या चोर को पकड़ने का काम क्या कोई टीचर करेगा, आपने कहा सर नहीं। क्या कोई स्टूडेंट करेगा, आपने कहा सर नहीं। चोर को पकड़ने का काम जो है ना वो करेगी पुलिस। दे नहीं रखा, अज्यूम करना पड़ेगा। और अज्यूम करेंगे तो हम लिखने की कोशिश करेंगे इसमें, वो लिखोगे यहाँ पे, वो लिखोगे द पुलिस। आप आंसर तैयार करोगे तो लिखा द पुलिस विल बी अरेस्टेड, तो लिखा आपने विल अरेस्टेड। और इसके बाद में आप लिखोगे द थीफ, ठीक है। ये अपनी बेसिक जो जानकारी थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। तो करेक्ट इसका पैसे बनेगा द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, ठीक है। अगला पढ़ो क्या लिख रखा है आपके सामने,
द न्यूज वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ये भी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है नहीं। ठीक है, नेम ऑफ मीडियम के लिए हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस, और जैसे ही चेंज करोगे ना तो इसका पैसिव चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश किया आपने द न्यूज पेपर। ठीक है, आप इसको चेंज करोगे तो आपने चेंज की द न्यूज पेपर वाज पब्लिश्ड, ये एक्टिव है, एक्टिव है। और हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, और मिस्टेक ये कर दी द न्यूज वाज लिखना चाहिए था यहाँ पर। बच्चे करेक्शन को ठीक कर लेना, द न्यूज वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर ये होनी चाहिए थी। और जैसे ही चेंज करोगे द न्यूज पेपर, इसके बाद में आप लिखोगे, वो लिखोगे पब्लिश्ड, द न्यूज पेपर पब्लिश्ड, और इसके बाद में लिखा आपने द न्यूज, द न्यूज, ये बनेगी इसकी एक्टिव वॉइस। यहाँ पर ये वाज चेक कर लेना, बाई मिस्टेक छूट गया था। ठीक है, तो इसको ठीक करोगे द न्यूज पेपर पब्लिश्ड द न्यूज। अगला देखोगे 4 नंबर, द बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये भी पैसे वॉइस दे रखे बच्चे, और जैसे ही चेंज करोगे ना इसको तो आपको बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट करने का काम कोई टीचर स्टूडेंट नहीं करेगा, कोई दुकानदार नहीं करेगा, कोई बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई मेसन राजमिस्त्री जिसको आप कहते हो। तो जैसे आप इसको चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश की चेंज करोगे तो द बिल्डर, और बिल्डर के बाद में लिखा आपने विल कंस्ट्रक्ट, और इसके बाद में अपना आंसर क्या होगा द बिल्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अगला जो देखोगे ना आप, अगला जो देखोगे सेंटेंस नंबर 5, जो जिसका ठीक हो कमेंट करता चलना, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 4 सेकंड फर्स्ट फिफ्थ जो भी ठीक है वो ठीक है, और ये गलत हो गया सर। अगला लिख रखा फायर इन गल्फ द फॉरेस्ट, जैसे ही चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश किया आपने आंसर इसका द फॉरेस्ट वाज इन गल्फ, और इसके बाद में क्या लिख दोगे इन गल्फ के बाद में आपने फायर की बात हुई, नेम ऑफ मीडियम तो लिखने की कोशिश करोगे इन फायर, ये बनेगी इसकी पैसिव। ठीक है, द फॉरेस्ट वाज इनगल्फ्ड इन ए फायर। ठीक है, एक बार देख लो अपने जो भी जो ठीक थे, आई होप समझ गए होंगे आप अपने। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और जैसे क्वेश्चन के ऊपर चलोगे ना तो क्वेश्चन हमारे सामने जो लिख रखा है वो लिख रखा है आपका द बॉक्स वाज ओपन अब। चेंज करना एक बार इसको, चेंज जो भी अपना आंसर हो सकता है चेंज करो एक बार। कर दिया होगा आपने। आपने देखो हमें ये नहीं पता कि जो ओपन है वो किया किसने, किया किसने, इसलिए हमें डूअर दे नहीं रखा, अज्यूम करना पड़ेगा। और अज्यूम करोगे ना तो लिखने की कोशिश किया आपने। ठीक है, जैसे ही चेंज करोगे तो आपने लिखा समबडी, भाई किसी ने तो किया होगा समबडी, और इसके बाद में सेकंड फॉर्म कौन सी होगी ओपन, ये फ्रेजल वर्ब, आप इसके साथ में पहले से तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ओपन अप, और इसके बाद में क्या लिख दोगे द बॉक्स, ये बनेगा भाई इसका। ठीक है, चेंज द वॉइस चेंज करनी थी, somebody opened up the box, ये किस किस का ठीक था एक बार कमेंट करके बता दो, सर मेरा ठीक था। बस एक बार जो भी कमेंट करके बता सकते हो आंसर कि ये मेरा ठीक है। अगला जो सवाल देखो सेंटेंस नंबर बी, जो लिख रखा है बी, एक बार अपने आंसर्स को जस्टिफाई करें। ओपन द डोर, ओपन द डोर की मैं बात करूं आपके सामने, इसका क्या बनाना है क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, और आपने बना भी दिया होगा क्वेश्चन टैग, तो मैं आपके सामने है ना कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ दोबारा से एक बार। ठीक है, ओपन द डोर एड ए टेबल टैग, टैग जो बनेगा ना क्वेश्चन टैग जो भी बना सकते हो आप बना के देख लियो। ठीक है, तो चलो अपने एक अगले डिस्कशन के ऊपर चलते हैं, और इसमें देखोगे ना आप, क्या भाई कहाँ गया हीरा, अगले डिस्कशन के ऊपर चलोगे तो आपके सामने जो भी हम जिक्र करेंगे एक बार जिक्र करेंगे टॉपिक जो अपना वो है क्वेश्चन टैग। डियर एवरीवन, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, उम्मीद करूंगा कि आप उनको साथ के साथ नोट करते रहोगे, और एक बार जो भी अपना स्टेबल जो भी आंसर होगा ना वो साथ के साथ बताते चलोगे, जो भी ठीक ठीक अपना अपना जो भी आंसर हो ना बच्चे वो लगाते चलना। ठीक है, कुछ सवाल लिख रहा हूँ देख लियो एक बार। ठीक है, सबसे पहला तो जो सवाल है अपना वो लिख लियो, प्लीज हेल्प मी।
कुछ सवाल लिख रखे हैं आपके सामने, जो भी टैग बना सकते हो बनाने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। जो भी स्टेबल टैग जो है ना उसका आंसर जो वो लगाओ एक बार। चलो, देख लिया होगा आपने। सबसे पहला सवाल लिख रखा प्लीज हेल्प मी हैव सम कॉफी। अगला लिख रखा आपके सामने नेवर गो देयर। अगला लिख रखा आपके सामने इसी में वो लिख रखा कीप क्वाइट मार्च इट डोंट स्पीक लाउडली कम हियर काइंडली लिसन टू मी। चलो, हम अपने पढ़ने के सिलसिले के ऊपर हम काम करते हैं कि जितने भी सवाल जो लिख रखे हैं ना आपके सामने, ये कौन से कैटेगरी से आते हैं हमारे सामने, बेसिकली आते हैं इम्पेरेटिव, ठीक है। कौन से कैटेगरी से आते हैं बच्चे, इम्पेरेटिव। ये हमने शायद पीछे किसी क्लास में भी जिक्र किया होगा। एक सेंटेंस का नाम लिखा आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो पूरा क्वेश्चन टैग बनता है टोन के ऊपर। टोन हाई हो सकती है और टोन कैसी हो सकती है, लो। जब आपके सामने किसी भी सेंटेंस में, मेरी बात को समझना ध्यान से, जब किसी सेंटेंस में आपके सामने रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट नहीं तो किसका जिक्र हो, एडवाइस का जिक्र हो, तो टोन कैसी होगी हमारे सामने, लो होगी। और जब टोन लो होगी ना तो उसका टैग जो बनेगा वो या तो बनेगा वुड यू, ठीक है। जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना कमेंट करते चलना। एक तो लिखा आपके सामने वुड यू नहीं ना, तो एक आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा, विल यू। दोनों स्टेबल आंसर हैं, जो भी ठीक ठीक लगे वो लगा दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑर्डर, ऑर्डर नहीं तो हमारे सामने क्या लिखे मिले, कमांड। और ऑर्डर या कमांड की बात होगी तो टोन कैसी होगी, हाई। और जब टोन हाई हो ना बच्चे, तो इसका जो टैग बनाओगे वो बनाओगे कांट यू। उसका जो टैग बनाओगे वो बनाओगे कांट यू। कांट नहीं तो इसका हम बनाएंगे वांट यू। दोनों ठीक हैं, जो भी ठीक ठीक लगे वो लगा दो, कांट यू या वांट यू। यदि स्टार्टिंग हमारे सामने किसी सेंटेंस की नेवर से, नेवर से नहीं तो स्टार्टिंग हो डू नॉट से, डू नॉट से, तो उसका जो टैग बनाओगे ना वो सिर्फ एक ही टैग बनेगा, कौन सा, विल यू। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो नेवर या डू नॉट से स्टार्टिंग है तो टैग क्या बनेगा उसका, विल यू बनेगा। सबसे पहला जो सवाल आपके सामने पेश कर रखा है वो लिख रखा आपके सामने प्लीज हेल्प मी। मेरी बात को सुनो, प्लीज या काइंडली जैसे शब्द जो हैं वो आपके सामने हमेशा जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट में टोन कैसी होगी, लो। तो टोन लो होगी तो इसका टैग जो बनेगा वो बना दो वुड यू। वुड यू नहीं तो उसका क्या बना दोगे, विल यू, ठीक है। अपने स्कोर को चेक करते चलना है, जो भी आंसर हो देख लियो। अगला लिख रखा है हैव सम कॉफी। अब एक बात बताओ, आपके सामने जो सवाल लिख रखा है हैव सम कॉफी, इसमें कमेंट करके ये बता दो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या कमांड है। बस बताओ एक बार, क्या इसमें क्या हो सकता है। भाई किसी को कॉफी दे रहे हो आप तो रिक्वेस्ट से तो कहोगे कि आप कॉफी पीजिए, तो कॉफी पीजिए की बात हुई, रिक्वेस्ट की बात हुई तो वुड यू, वुड यू नहीं तो विल यू। दोनों ठीक है, जो भी ठीक लगे। अगला लिख रखा है नेवर गो देयर। सोचने की जरूरत नहीं है, नेवर से स्टार्टिंग है तो टैग क्या बनेगा इसका, विल यू। अगला लिख रखा है कीप क्वाइट। अगला जो लिख रखा है आपके सामने कीप क्वाइट, शांत रहो। और शांत रहने की बात हुई तो ऑर्डर या कमांड की बात हुई तो कांट यू, कांट यू नहीं तो इसका क्या बनेगा, वांट यू। अगला जो लिख रखा है आपके सामने मार्च 8। आपने जो कोई नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वगैरह के परेड या कोई एनसीसी के परेड जरूर देखी होगी, उसमें आपने है ना कुछ ऐसी ऐसी लाइन सुनी होंगी जैसे आगे बढ़ो, जरूर सुनी होंगी आपने। और ये जो आगे बढ़ने की बात हुई तो एक कमांड का जिक्र करेंगे, और कमांड की बात हुई तो कांट यू, कांट इन तो इसका क्या बनेगा, वांट यू। अगला जो देखोगे ना वो लिख रखा है डू नॉट स्पीक लाउडली। डू नॉट से स्टार्टिंग हुई तो टैग क्या बनेगा इसका, विल यू। अगला जो टैग बनाओगे इसका वो क्या बनेगा, विल यू बनेगा। अगला लिख रखा कम हियर, कम हियर। ऑर्डर की बात हुई, ऑर्डर की बात हुई तो कांट यू, कांट यू नहीं तो इसका क्या बनेगा, वांट यू, ठीक है। ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ढंग से पढ़ते चलो। अगला लिख रखा है काइंडली लिसन टू मी। काइंडली लिखा मिला तो बच्चे आंसर क्या होगा अपना, रिक्वेस्ट के आधार पर वुड यू, वुड यू नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर अपने आगे की स्टोरी को शुरू कर देंगे। शाबाश, एक बार देख लो ढंग से भाई, फिर अपने एक आगे की स्टोरी का डिस्कशन और कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग के आधार पर अपने अगले सवालों का और डिस्कशन करेंगे। देख लिया होगा आपने। चलो भाई, अपने वापस पेपर के ऊपर चलते हैं। खुल जा भाई, खुल जा। टैग बनाओ इसका, टैग बनाएंगे आप सभी बच्चे। टैग बनाओ, जो भी बना सकते हो ना टैग बनाने की कोशिश करें आप। टैग बनाओ, शाबाश, बना दिया होगा आपने। हाँ भाई, अरे सभी ने बना दिया होगा। चलो, ये लिख रखा आपके सामने ओपन द डोर।
ओपन द डोर। और ओपन द डोर की मैं बात करूँ तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव होगा तो डू नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये डीपली डिस्कशन हमने किसी प्रीवियस क्लास में दे रखा, देख लेना एक बार। और जो पहली चीज हमने पढ़ ली शायद वो दोबारा डिस्कस करना ठीक था नहीं, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल एक मोटा मोटा बता दिया था, हमें ज्यादा डीपली डिस्कस करने की जरूरत थी नहीं। सेंटेंस लिख रखा ओपन द डोर, और जैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे ना, तो आपने बनाने की कोशिश की, आपने कहा सर ऑर्डर या कमांड की बात हुई तो इसमें हम लिखेंगे, वो लिखेंगे, चुपचाप अपना जो आंसर लगा दोगे ना वो लगा दोगे कांट यू, ठीक है। इसका जो आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा, कांट यू। ये कांट यू किस किस का था, कमेंट करके बताना एक बार, सर मेरा था कांट यू, एक बार जो आंसर है लगाओ एक बार। अगला लिख रखा है सी आस्क्ड मी व्हाई आर यू ऑलवेज लेट फॉर डिनर, चेंज द नरेशन। हमने करना क्या बच्चे, इसमें नरेशन चेंज करनी है, और नरेशन जैसे ही चेंज करोगे ना, तो ये भी हमने किसी क्लास में पीछे की जो है उसमें हमने बिल्कुल डीपली डिस्कशन किया था। और जैसे आप इसको चेंज करोगे, स्पीकर कौन हो अपना, सी, इसमें आपने लिसनर, देखो ये जो लिख रखा है तो इसको चेंज करोगे तो लिसनर कौन हो अपना, आपने कहा सर मी, और जैसे ही चेंज करोगे तो लिखा सी आस्क्ड, और इसके बाद में क्या लिखोगे आप, मी। इसमें कंजंक्शन के नाम पर क्वेश्चन वर्ड ही रह जाएगा, तो लिखने की कोशिश की वाई, वाई के बाद में यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर कौन है, मी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आई, इज द मार को हम चेंज करेंगे किसमें, वॉज या वर में, तो लिखने की कोशिश वॉज। और इसके बाद में लिखा आपने, वो लिखा बच्चे ऑलवेज, और ऑलवेज के बाद में बच क्या गया, तो कर ही दिया होगा आपने चेंज, लेट फॉर डिनर, लेट फॉर डिनर। अब कमेंट करके ये बता दो सर मेरा मेरा ठीक था इसमें, ये लिख रखा सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज ऑलवेज लेट फॉर डिनर, ये ठीक होगा। अगला लिख रखा चेंज द सेंटेंस इन नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, इसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए और आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। ये लिख रखा है यूर एक्शन इज कंटेमेबल, अगला जो लिख रखा है ना, ये लिख रखा है यूर एक्शन इज कंटेमेबल, ठीक है। करना क्या, नेगेटिव बनाओगे, और नेगेटिव बनाओगे तो इसका मीनिंग जो है इसका उल्टा लिख दोगे, और जैसे ही चेंज करोगी तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट, तो आपने लिखा यूर एक्शन, एक्शन। देखो इज जो है यहाँ पर वो काम करे लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम नहीं कर रही। इसके बाद में लिखने की कोशिश की आप इज नॉट राइट, राइट की जगह एक शब्द और यूज कर सकते हो, इसको हम कहेंगे HUMAN, उमेन लिख रखा, उमेन नहीं, HUMAN नहीं। योर एक्शन इज नॉट राइट, या राइट की जगह स्लैश लगाया कि उमेन, जो भी ठीक लगे दोनों में से एक वर्ड यूज कर लो, अप्रोप्रिएट दोनों है, गलत है नहीं। अगला लिख रखा आपके सामने, वो लिख रखा है इट वाज टू गो आउट, रिमूव टू, ये रिमूव टू, ये टू को रिमूव करना है ना, ये अच्छे से सिखा रखा। प्रीवियस जो अपनी क्लास जो अपने पेपर जो डिस्कशन किया था उसमें देखोगे तो हमने बिल्कुल एक शानदार तरीके से इसका डिस्कशन कर रखा, और डिस्कशन में आप देखोगे ना तो आप बिल्कुल एक एक बात को समझ जाओगे। सीधा मैं आपके सामने आंसर तैयार कर देता हूँ। जैसे आप इसको चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश किया आपने यहाँ पर इट वाज, और टू की जगह क्या लगाया सो हॉट, इसके बाद में क्या लिख दोगे आप दैट। यहाँ तक तो शायद सभी ने कर दिया होगा चेंज। इसके बाद में लिखने की कोशिश की आपने ही, और वी के बाद में क्या लिखोगे आप कुड। देखो पीछे बात पास्ट की हुई, तो लिखने की कोशिश की आपने कुड नॉट गो, और इसके बाद में हम क्या लिख देंगे आउट, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है। रिमूव करना था किसको, टू को, और टू को हमने रिमूव कर दिया तो बच्चे क्या बनेगा, इट वाज सो हॉट दैट वी कुड नॉट गो आउट, ठीक है। ये अपना आंसर तैयार हो गया, ठीक है। ई तक ये अपना कंप्लीट हो गया। एक बार कमेंट करके बता दो यहाँ तक कोई डाउट है कैसा, बस जल्दी से कमेंट करके बता दो। आपने कर लिया हो गया, 5 नंबर हो गया अपना, 2 वाला हो गया, ठीक है। 6 नंबर 1 वर्ड वाला हमने पढ़ लिया था। 7 नंबर आपके सामने, चलो 7 नंबर के ऊपर हम काम करते हैं। और 7 नंबर को देखोगे ना, 7 नंबर को देखोगे तो इसमें अपने आंसर लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिख रखा है आपके सामने, इसमें आपने करना क्या है, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंस, यूज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। मीनिंग के आधार पर हमने कुछ अपनी इडियम्स का मीनिंग तैयार करना है। आपके सामने जो लिख रखी है टू पुल द वायर्स, टू पुल द वायर्स, और जैसे टू पुल द वायर्स के इनके आंसर्स को तैयार करोगे ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको चेंज जरूर कर दोगे। करो भाई, अपने जो मीनिंग तैयार कर सकते हो वो करने की कोशिश करें आप। शाबाश, एक बार खुद से सेंटेंस बनाओ और कमेंट करने की कोशिश करो, किस तरह इनका ये आंसर तैयार होगा, ठीक है। देखो पहले तो जो ईडीएम लिख रखी है आपके सामने, और इस ईडीएम की मैं बात करूं
तो इस ईडियम का जो मीनिंग निकलेगा, पहले वो मीनिंग लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे टू यूज वंस पोजिशन। इसका मीनिंग जो होगा ना, इसको हम कहेंगे टू यूज वंस पोजिशन, टू यूज वंस पोजिशन टू ऑब्टेन ए, टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड DESIRED रिजल्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग जो होगा वो होगा टू यूज वंस पोजीशन टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड रिजल्ट। इसकी मैं बात करूं, ठीक है, देखो जो अपने मन का जो रिजल्ट है, जो अपने वांछित परिणाम जिसको हम कहते हैं, वो पाने के लिए किसी पोजीशन का यूज करना, उसको हम कहेंगे टू पुल द वायर्स, टू पुल द वायर्स। और इस मान लो आप इसके लिए सेंटेंस बनाना चाहो तो कोई भी बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, he worked hard on this project, he worked hard on this project with his brother to pull the wires, to pull the wires। बन गया सेंटेंस, ठीक है। he worked hard on this project with his brother to pull the wires, ठीक है। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है टू टर्न टेबल्स ऑन। इसकी मैं बात करूं आपके सामने, तो इसकी मैं पहले तो मीनिंग दे देता हूं आपके सामने। जो आपके सामने टू टर्न टेबल्स ऑन की मैं बात करूं तो हम कहेंगे टू चेंज द सिचुएशन। इसका मीनिंग जो निकलेगा, इसको हम कहेंगे टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई गेम खेलते हो, सपोज करो आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो तो कोई ऐसा इंसान आया, वो उसने मतलब हारने वाली जो टीम थी और उसने वो एकदम से जिता दिया, यानी पूरा का पूरा क्या कर दिया, पासे को पलट दिया। और पासा पलटना जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, टू टर्न टेबल्स ऑन, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, उसको हम कहेंगे टू टर्न टेबल ऑन। और इससे क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप, मीन्स सेंटेंस बनाना चाहो तो सेंटेंस में लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, प्लेट प्लेट बैडली, he played badly in the first set, in the first set, but he turned, but he turned the table on its opponent, on its opponent, and won the match। won the match, ये बनेगा इस, ठीक है। अगली ईडियम जो लिख रखी है आपके सामने, ये लिख रखी है टू पे थ्रू हिज नोज, ठीक है। और इसका मीनिंग जो निकलेगा ना, वो निकलेगा जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए पैसे देना, पे करना, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, नीचे यहाँ मीनिंग लिख देता हूँ। इसको हम कहेंगे टू पे टू मच मनी, टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर देना, उसको हम कहेंगे टू पे थ्रू इज द नोज। एक बार मीनिंग को देख लो, फिर सेंटेंस बना देंगे बच्चे, लिख लो एक बार, ठीक है, देख लो एक बार जो भी मीनिंग आपके साथ कर दिया होगा आपने चेंज। बाई मिस्टेक चला गया, आपने अभी तक देख लिया होगा, ठीक है। तो इससे सेंटेंस आप बनाना चाहो तो सेंटेंस बना सकते हो, वी पेड through the notes to get the print, get the printer fixed। ये पड़ेगा भाई, देख लो एक बार। अगले लिख रखिए टू ज्वाइन इशू विथ, और इसको हम कहेंगे, देखो टू ज्वाइन इशू विद का मीनिंग क्या होगा, कई बार क्या होता है आप किसी लड़ाई झगड़े में जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हो, टू इंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, इंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सेंटेंस बनाना चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, आई ज्वाइंट इशू विद द बॉस ओवर द वर्डिंग, ये बनेगा भाई इसका सेंटेंस। एक लास्ट के ईडियम लिख रखे आपके सामने, टू एंग फायर, टू एंग फायर,
ठीक है। इसकी मीनिंग की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे टू डिले मेकिंग ए डिसीजन, अपने डिसीजन लेने में है ना देरी करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग, ठीक है, टू एंगफायर का मीनिंग इस ई का है ना, इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टू डिले, मीनिंग इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, टू डिले मेकिंग ए डिसीजन, मेकिंग निर्णय लेने में देरी करना। टू एंगफायर सेंटेंस बनाना चाहो, चलो सेंटेंस बनाना चाहो तो इसे लिख सकते हो, द क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, द क्लीन गंगा, गंगा लिख रखा GANG, गंगा प्रोजेक्ट इज हैंगिंग फायर, इज, ये बन गए भाई 5 के 5, ठीक है, 5 ही होंगे। चलो एक बार यहाँ तक बता दो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, यहाँ तक बताएंगे, किसी बच्चे का कोई दिक्कत है क्या जितनी आपने पढ़ी है? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो पढ़ लिया होगा आपने, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कमेंट करके बता दो एक बार, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। अगला लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 8 नंबर लिख रखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट करने, और यहाँ से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने, ठीक से दिख रहा होगा अपना, बिल्कुल। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले, ठीक है। सबसे पहला जो लिख रखा है वो लिख रखा है, आई डू नॉट हार्डली नो दीज बॉयज। बच्चे जैसे इसको ठीक करोगे ना, जैसे इसको आप ठीक करोगे, तो ठीक करने की बात हुई तो इसको हम ठीक करेंगे बाद में। पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको ठीक करना, ठीक है। मैं कहूँ आपके सामने एक सेंटेंस, हरी डज सेव एनी मनी हार्डली। एक बार इसको गौर से देखो, एक बार एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, अरी डज नॉट सेव एनी मनी हार्डली। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हार्डली की वजह से अरेंजमेंट चेंज हुई, हार्डली आ गया तो नोट की जरूरत नहीं है, नोट हट गया तो डज नहीं, और सेव नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कहा आपने कि सर सेव लिखो, और यहाँ की अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं, वर्ब के पहले, और वर्ब के पहले क्या होगी, सेव। हार्डली एक ऐसी वर्ब है जिसकी अरेंजमेंट किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले होगी। करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा अरी। आपने लिखने की कोशिश की इसके बाद में सेव्स, लेकिन तो एक बार सेव्स को हटा कर तो हम दोबारा से लिख रहे हैं, इसको लिखोगे आप हरी, हरी के बाद में क्या लिखोगे आप, वर्ब के पहले, और वर्ब कौन सी होगी, सेव। तो लिखने की कोशिश की आपने हार्डली, इसके बाद में क्या लिखोगे, सेव्स एनी मनी। ये होगा ठीक। ये किस किस का ठीक था एक बार कमेंट करके बताना, हरी हार्डली सेव्स एनी मनी, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने लिख रखा, आई डू नॉट हार्डली नो दीज बॉयज। और बच्चे जैसे इसको ठीक करोगे ना, तो आपने कहा सर हार्डली लिखा मिला तो नोट की जरूरत नहीं, नोट हटा तो डू की भी जरूरत नहीं है, नो नहीं, इसकी जगह क्या यूज करोगे, नोज। और जैसे इसको ठीक लिखोगे ना मेरे भाई, लिखने की कोशिश की आई, और इसके बाद में लिखा आपने हार्डली, और हार्डली के बाद में आपने लिखा नोज, नोज, और नोज नहीं आएगा क्योंकि पहले से आपके सामने अस को हटा देना। आई हार्डली नो दी बॉयज, दीज बॉयज, अस को हटा देना यहाँ से, क्योंकि सब्जेक्ट अपना वो आई है, सब्जेक्ट आई है, सी होता तो अपना, तो फिर वो अपना नोज आ जाता, ठीक है। आई हार्डली नो दीज बॉयज, ठीक है, ये होगा। अगला जो लिख रखा है आपके सामने सेंटेंस नंबर 2, वो लिख रखा है, वी डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ द टू बुक्स, ठीक है। अपने जो आंसर लगाओगे कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ऐसे कि एनी के बाद में जो ऑफ के बाद में दो द लिख रखा है ना, इसको हटाकर इसकी जगह लगा दोगे, वो लगा दोगे दीज, क्या लगा देंगे, दीज। करेक्ट सेंटेंस होगा, वी डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ इट दीज टू बुक्स, एनी ऑफ दीज टू बुक्स, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो लिख रखा है आपके सामने सेंटेंस पढ़ी हुई एक बार, क्या लिख रखा है, बोथ है, बोथ लीला एज वेल एज शीला आर पर absent, ठीक है। एक बार जो आंसर है ना अपना वो लगाने की कोशिश करो एक बार, हाँ भाई, जो भी आंसर है अपना वो लगाने की कोशिश करो, ठीक है। बोथ लीला एज वेल एज शीला आर absent। अच्छा सवाल है, उम्मीद करूंगा कि आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जैसे इसको एक बार इनको इरेज कर देते हैं, जैसे मान लो 2 सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, देख लियो एक बार, तो हल्के हल्के सवाल लिख रहा हूँ, ईच ऑफ अस
लव आवर कंट्री। एक और लिख रहा हूं आपके सामने, ईच हैव सोल्व्ड देयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक करो, दोनों को शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ठीक करो। करो शाबाश। सेंटेंस नंबर दोनों को ठीक करो एक बार, जो भी ठीक कर सकते हो आंसर लगाओ। थर्ड और फोर्थ को ठीक करेंगे सभी बच्चे, शाबाश करो। ठीक करने की कोशिश करें, जो भी आंसर है वो लगाओ एक बार। ठीक करें शाबाश। कमेंट करते रहो। जो दो सवाल और लिखे इनको भी ठीक करो। ठीक करो शाबाश। कर दिया होगा आपने। हाँ भाई, सेंटेंस तो लिख रखा आपने, ठीक कर दिया होगा। थर्ड, थर्ड लिख रखा बोथ लीला एज वेल एज शीला आर absent। आपने देखा कि बोथ, दोनों की बात हुई, दोनों की बात हुई तो दिस शब्द लिख रखा एज वेल एज, कंपैरिजन बताया था ना। तो कंपैरिजन में हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट की, तो आर नहीं इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर को देखोगे, ईच ऑफ लव आवर कंट्री, ये तो आपके सामने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। अगला लिख रखा आपके सामने, ईच हैव सोल्ड देयर क्वेश्चंस। आपने देखा ईच के बाद में एव नहीं, पीछे किसी क्लास में डीपली डिस्कशन कर रखा है एज, और आगे देखोगे देयर नहीं, क्या आना चाहिए, ये जाना चाहिए। इसी तरीके से ईच ऑफ अस, ठीक है, आने वाली लव नहीं, लव्स, और अवर नहीं, क्या आना चाहिए, ईज। क्यों आना चाहिए, प्रीवियस ईयर की पेपर जो अपना डिस्कशन है उसमें देखोगे तो डीपली डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। अगला लिख रखा आपके सामने, सेंटेंस पढ़ो, आई कैन नॉट अवेल ऑफ दिस ऑफर। आई कैन नॉट अवेल, इस ऑफर की बात हुई और ऑफर में आपके सामने ठीक करने की बात हुई, ठीक है। तो इसको ठीक करेंगे सेंटेंस को, आई कैन नॉट अवेल ऑफ दिस ऑफर। चलो मैं एक बार बोर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको, मैं समझा देता हूँ बिल्कुल डीपली डिस्कशन इसका कर लेते हैं। एक बार मैं कुछ सवाल पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सवाल को बाद में पेश करेंगे, जहां मैं आपको बुलाऊं ना वहां पर उस चीज को साथ के साथ बोलने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। तो आपके सामने सबसे पहला एक प्रोनाउन नाम का टॉपिक होता है, और उसमें आपने एक प्रोनाउन सुनी होगी, कौन सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन का नाम लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी क्या, सुनो। इसके लास्ट में बच्चे क्या लिखा मिले, सेल्फ, सेल्फ नहीं तो जिसके लास्ट में क्या लिखा मिले, सेल्स लिखा मिले, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ सवाल लिख रहा हूँ, देख लियो एक बार, ठीक है। चल भाई कलर हो जा चेंज। चलो बच्चे आपके सामने है ना 4 सवाल लिख रखे हैं, एक बार जो भी आंसर चूज कर सकते हो, मीन्स देख लो आप एक बार ढंग से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी क्या, जिसके लास्ट में क्या लिखा मिले, सेल्फ, सेल्व से लिखा मिले। ऐसे शब्द जरूर सुने होंगे आपने, जैसे शब्द लिखा माई सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्स हो गया, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो देम सेल्व्स हो गया, इट सेल्फ हो गया, ठीक है। सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स लिखा मिले, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। आपके सामने बच्चे एक एक शब्द लिख रहा हूँ, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। कंप्लीट मीनिंग निकलेगा उसको क्या कहोगी, सेंटेंस कहोगी, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ में आप इसमें कहोगे सर
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बहुत जरूरी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बहुत जरूरी है। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में आप कहोगे सर हमारे सामने काम करते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक जरूरी सेंटेंस के लिए वर्ब, और एक क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें आपके सामने है ना एक शब्द लिख रखा है, वो शब्द कौन सा लिख रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, तो में एक तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट, और एक जो बनेगा ना उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इनडायरेक्ट कहेंगे। एक तो कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दोनों को समझना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। यदि किसी भी सेंटेंस में रिप्लाई मिले, किसका मिले, व्हाट का, व्हाट का नहीं तो रिप्लाई मिले whom का, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। किसी सेंटेंस से रिप्लाई मिले वेयर का, वेयर का नहीं तो रिप्लाई मिले आउ का, और आउ का नहीं तो रिप्लाई मिले किसका, वेन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट या whom का रिप्लाई मिले डायरेक्ट, वेन का, वेयर का, हाउ का रिप्लाई मिले तो उसको कहोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहोगे। सेंटेंस नंबर 1 को देखोगे ना, एक जो लिख रखा है आपके सामने, सेंटेंस नंबर 1 को जस्टिफाई करोगे आप, तो इसमें देख रखा है, वो लिख रखा है आपके सामने, रेनू इंट्रोड्यूस्ड सुनील यस्टरडे। तो मैं आपसे पूछूं रेनू इंट्रोड्यूस्ड whom, किसको इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा सर ओम को, और ओम का रिप्लाई दिया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ हमारे सामने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला जो लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है रेनू इंट्रोड्यूस्ड सुनील वैन, कब उसको इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा सर यस्टरडे को, और वैन का रिप्लाई दिया, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला लिख रखा है रेनू इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे, रेनू इंट्रोड्यूस्ड वैन, कब, यस्टरडे, और यस्टरडे की बात हुई तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अब मेरी बात को सुनना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम कब यूज करते हैं, जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो। मेरी बात को सुनना ध्यान से भाई, जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, तो हम कुछ वर्ब्स के बाद में यूज किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो रेनू को, रेनू के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, कौन, आपने कहा सर यहाँ पर लिख देंगे हम हर सेल्फ, कहना बिल्कुल ठीक होगा। नहीं तो कहोगे कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हर सेल्फ लिख देंगे। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगला लिख रखा है आपके सामने, इसी में देखोगे किल्ड होम, उसको, उसने किसको मारा, उसने सांप को मारा, ओम का रिप्लाई दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही किल्ड इसने कि वेयर, कहाँ पर मारा, पार्क में मारा, वेयर का रिप्लाई दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने देखा ही किल्ड वेयर, कहाँ पर मारा, आपने कहा सिर्फ पार्क में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो हमें अपने आंसर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और आंसर को चेंज करोगे ना मेरे भाई, तो ई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, हिमसेल्फ कहना ठीक होगा, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्यों कहना होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपके सामने। तो यहाँ से एक लाइन लिखना चाहो ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसमें एक लाइन लिख रहा हूँ आपके सामने, व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, when the direct object is missing, we use when the direct object is missing, we use reflexive pronoun after these verbs। कुछ ऐसे verbs हैं जिनके बाद में हम यूज करेंगे किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कब यूज करेंगे, जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और उनकी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, जैसे आपके सामने एक वर्ब लिखी, किल लिखी, और भी वर्ब लिखना चाहो तो इंट्रोड्यूस लिखी, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने पेपर में लिखे मिले प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं तो कौन सी हो, अब्सेंट। इस बात को ध्यान से सुनना भाई, प्रेजेंट या अब्सेंट जब पेपर में हो तो इसके बाद में यूज करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इसके बाद में हम एक प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और वो प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यूज करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। इसी में आप देखोगे तो कुछ और भी वर्ब होती है, जैसे आपके सामने एक वर्ब लिखी, इसको हम कहेंगे प्रीपेयर। एक वर्ब जो लिखी ना आपके सामने, इसको हम कहेंगे प्रीपेयर कहेंगे। और भी वर्ब लिखना चाहो तो कुछ और लिस्ट तैयार कर सकते हो, जैसे कि लिखी आपके सामने प्राइड, आपके सामने लिखी रिवेंज, ठीक है, REVENG, रिवेंज लिख सकते हो। और भी कुछ इसी तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ। मान लो आपके सामने लिखे मिले अवेल, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लियो, इसको स्टार लगा लेने इस वर्ब को। अवेल लिख के मिले, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो यूज करेंगे, RPR का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसके बाद में प्रीपोजिशन यूज कर देंगे। कौन सी यूज कर देंगे हम बच्चे, ऑफ का यूज कर देंगे। कुछ और भी वर्ब है,
जैसे आपके सामने को वर्ब और लिखिए, आपके सामने रिकनसाइल लिख सकते हो, ठीक है। रिकनसाइल के साथ में अक्वेट लिख सकते हो। अक्वेट का मीनिंग होता है बरी करना किसी को, अक्वेट लिख सकते हो। कुछ और वर्ब होती है जैसे अडेप्ट होगी, एडजस्ट होगी, यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, अडेप्ट होगी, अडेप्ट, और भी लिखना चाहो तो एडजस्ट होगी। इन वर्ब के बाद में हमेशा यूज करेंगे किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन इसी के अपोजिट एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट वाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन जब इसी के अपोजिट में 2 सवाल और लिख रहा हूँ, एक बार समझना उसको, ठीक है। 2 सवाल और लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिए एक बार। मैं कहूँ आपके सामने, तरुण पेड हिमसेल्फ इन द रिवर, ये देखो क्या इनमें कोई गलती है या नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है। चलो 2 सवाल लिख रखे हैं, एक बार इसको ठीक करेंगे। अब मैं आपको सीधा सीधा 2 पॉइंट की मैं बात करूं आपके सामने, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में यूज नहीं करते हम, वो यूज नहीं करते किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में कैसे बनेंगी, सुपरफ्लुअस होंगी, ठीक है। काट देता हूँ, इस काट दिया, इसका मतलब रुको भाई, मार्कर दिक्कत कर गया, हम कलर चेंज कर रहे थे कोई और आ गया कोई और। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में क्या बनेंगे, आपके हमेशा ही सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। एक बार उनकी मैं लिस्ट तैयार कर देता हूँ आपके सामने, वर्ब्स कौन सी। मान लो पेपर में वर्ब लिखी मिले हमारे सामने, ठीक है। एक हल्के से वर्ब लिख रहा हूँ आपके सामने, BATHE, बेथ, ठीक है। एक वर्ब लिखे आपके सामने, मूव। ये बात नहीं होती, बात होती है नाउन। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। BATH ये होती है नाउन, ठीक है, और BATHE वेद, इसको हम क्या कहेंगे, वेद। और ये काम करेगी किसका, वर्ब का। किसका काम करेगी, एक वर्ब का काम करेगी। BATHE वेद वर्ब का काम करेगी, ठीक है। मूव होगी, HID शीट होगी, क्वालिफाई, और भी लिखना चाहो तो जैसे टर्न, ठीक है। मूव अपनी हो ही गई। और भी कुछ ऐसे वर्ब है जैसे आपके सामने लिखी कीप, टर्न, ठीक है। इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, और बच्चे यूज नहीं करेंगे तो तरुण के बाद में सेल्फ की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद में सेल्फ की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट दिक्कत विक्कत है तो लगाओ, एक बार आंसर लगाओ, शाबाश। मीन्स एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं आप इनको, ठीक है। देख लिया होगा आपने, इसको देख लो एक बार अच्छे से, शाबाश। एक बार देखने के बाद में फिर आप एक बार कमेंट करके बता दे सर हो गया हमारा। चलो देख लिया होगा आपने, अपने वापस पेपर के ऊपर, और ये आपके सामने पेपर पेश कर दिया बच्चे, और उम्मीद करूंगा कि अब आप इसको ठीक कर दोगे जैसे, हाँ भाई, कर दोगे ना, कर दिया होगा आपने, तो आप इसको लिखोगे, लिखोगे आई कैन नॉट अवेल। एक बार कमेंट करके ठीक करके बताओ अब, पहले कमेंट करो फिर चलेंगे आगे। कमेंट करके ये बताओ कि सर ये ऐसे ठीक होगा। पढ़ तो हमने लिया, देखो हिंट मैंने दे दिया आपके सामने, अवेल, ठीक है। आई कैन नॉट अवेल ऑफ दिस ऑफर, ठीक है। आप जैसे इसको ठीक करोगे ना तो लिखने, आई कैन नॉट अवेल, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू आई, माई सेल्फ, और इसके बाद में लिखने की कोशिश,
ऑफ दिस ऑफर, आई कैन नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफर। ठीक है, कमेंट करके बता दो किस किस का ठीक था सब, बस कमेंट करके बता दो सर मेरा ठीक था एक बार। हाँ भाई, अरे कमेंट करके बताओ ना एक बार। चलो अगला लिख रखा है, वाक केयरफुली दैट यू मे नॉट टेमेबल, टेमेबल। ठीक है, वाक केयरफुली दैट यू मे नॉट टेमेबल। बच्चे ठीक करो एक बार, कमेंट करो। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिख रखा है 6, ठीक करने की कोशिश करें। कर लिया होगा अपनी। अब हमें जरूरत पड़ेगी बोर्ड की, और बोर्ड के ऊपर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो खुल जा सिम, खुल जा, शाबाश खुल गया। चलो अब अपने ना एक अगले सेक्शन की मैं बात करूँ तो इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, हमने के टॉपिक का जिक्र किया होगा कहीं ना कहीं मॉडल ऑक्सिलरी का, और मॉडल ऑक्सिलरी में आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, और वो शब्द है आपके सामने कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कहेंगे PURPOSE, पर्पस। एक बार कमेंट करके बताना क्या लिखा आपके सामने, पर्पस। मॉडल ऑक्सिलरी से बेसिकली सवाल, ये आपके सामने पर्पस। ये पर्पस क्या होगा, सुनना ध्यान से। मैं कहूँ आपके सामने, आप पढ़ते हो ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सको, आप पढ़ते हो ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सको। ठीक है, पढ़ना एक्शन हुआ, पेपर को क्वालिफाई करना पर्पस, उद्देश्य। तो पढ़ते क्यों, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके सामने बच्चे एक नहीं कितने सेंटेंस लिखे होंगे, एक नहीं सेंटेंस होंगे आपके सामने 2, और ये दोनों के दोनों सेंटेंस है ना कनेक्ट होंगे वापसी। मेरी बात को सुनना ध्यान से, दोनों के दोनों सेंटेंस हैं ये कनेक्टेड जो होंगे आपके, वो होंगे कंजंक्शन। ठीक है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन ही तो करेगा। और कंजंक्शन के नाम पर हमें जो लिखी मिलेगी, बच्चे सुनना मेरी बात को, कंजंक्शन के नाम पर क्या लिखा होगा, सो दैट। यदि एक्शन हमारे सामने, यहाँ पर क्या लिखा होगा अपना एक्शन, और यहाँ पर क्या लिखा होगा अपना पर्पस। आप पढ़ते हो एक्शन हुआ, ताकि कंजंक्शन हुआ, ताकि पेपर को क्वालिफाई कर सको। पेपर को क्वालिफाई करना क्या होगा आपका, एक उद्देश्य होगा। ठीक है, यदि एक्शन हमारे सामने पर्पस मीन्स प्रेजेंट में लिखा हो, एक्शन यदि प्रेजेंट में लिखा है ना, तो आगे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे बच्चे सब्जेक्ट प्लस में कौन सा मॉडल यूज कर दोगे, मे का यूज कर दोगे। लेकिन इसी में यदि एक्शन यदि हमारे सामने पास्ट में लिखा मिले, तो आगे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में माइट, इसका यूज कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, मैं कहूँ आपके सामने सेव मनी दैट यू ब्लैंक बाई ए हाउस। एक सेंटेंस लिखा, पढ़कर देखियो एक बार। सेव मनी सो दैट यू ब्लैंक बाई ए हाउस, पैसे बचाओ ताकि तुम घर को खरीद सको। पैसे बचाओ तुम घर को खरीद सको। पैसे बचाना क्या हुआ, एक्शन हुआ। पैसे बचाना क्या हुआ, एक्शन हुआ। और जैसे पैसे बचाना एक्शन हुआ ना बच्चे, ये कंजंक्शन का काम करिए, और वो इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में हुआ, तो आंसर क्या लगा दोगे यहाँ पर, मे कहना बिल्कुल ठीक होगा। आंसर क्या हो जाएगा, मे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सो दैट जो लिख रखा है, यदि इस जगह मैं आपके सामने आंसर चेंज कर दूं, वो क्या लिख दो आपके सामने, लेस्ट लिख दूं। तो जैसे लेस्ट लिखा आपके सामने, तो लेस्ट के साथ में एक तो यूज नहीं करेंगे किसका, नोट का यूज नहीं करेंगे, अनोटी नोट का यूज नहीं करोगे, सिर्फ एक ही मॉडल यूज करेंगे, कौन सा अपना शुड। और हमेशा इसके साथ में जो यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे नेगेटिव सेंस की वर्ब। ठीक है, हमेशा जो यूज करोगे वो यूज करोगे नेगेटिव सेंस की वर्ब। जैसे इसी को मैं चेंज करूं आपके सामने, जो लिख रखा है ना आपके सामने, इसी को मैं चेंज करूँ, जैसे ही चेंज करूँ तो आप लिखने की कोशिश करोगे सेव मनी, और इसके बाद में सो दैट को हटाकर इसकी जगह लिखा लेस्ट, और इसके बाद में यू, में नहीं, सिर्फ एक ही मॉडल यूज करोगे, कौन सा, शुड। पाई नहीं, पाई की नेगेटिव उल्टी यूज करोगे तो यूज करोगे किसका, सेल, और इसके बाद में लिखा आपके सामने हाउस। अब इसका मीनिंग बताना एक बार, पैसे बचाओ ताकि घर को बेच सको, नहीं ये मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। ऊपर वाले का मीनिंग निकल रहा है पैसे बचाओ ताकि तुम घर को खरीद सको, ये होगा। लेकिन नीचे वाला जो लिख रखा है लेस्ट वाला, इसका मीनिंग निकलेगा पैसे बचाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर बिक जाए। ठीक है, तो ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब हम आपको कमाल की बात बताता हूँ। मान लो मैं कहूँ आपके सामने इज नॉट पुअर, सी इज नॉट पुअर, एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, सी इज नॉट पुअर। नॉट कैसा वर्ड है, नेगेटिव, पुअर कैसा वर्ड है, नेगेटिव, और दोनों ने मिलकर मीनिंग कैसा कन्वे कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, और नॉट वह गरीब नहीं, इसका मतलब अमीर है, यही तो कहो गया। वही कोई चीज, कोई इंसान गरीब नहीं तो अमीर हो सकता अपना। मैं कहूँ तुम झूठ नहीं बोलते, झूठ नेगेटिव वर्ड नहीं, कैसा वर्ड हुआ,
नेगेटिव नेगेटिव मिलकर और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो तुम सच बोलते हो। और बच्चे सच बोलने की बात हुई ना, तो इसी तरीके से एल ई एस टी, लेस्ट भी कैसा वर्ड अपना, नेगेटिव, लेस्ट भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव सेंस की वर्ब यूज कर दी, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर मीनिंग कैसा कन्वे कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ही तो कन्वे करेंगे। पैसे बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर बिक जाए। एक दो सवाल और लिख रहा हूँ बच्चे, उम्मीद करूंगा कि आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है ना। एक दो सवाल और लिख रहा हूँ आपके सामने, और अच्छे से आप उसको एक बार चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी अपने आंसर्स लगा सकते हो, आंसर लगाने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलो आंसर लगा लो एक बार, जो भी आंसर लगा सकते हो बच्चे लगाओ। जो भी स्टेबल जो आंसर हो ना अपना, वो लगाने की कोशिश करो एक बार सपास, ठीक है। आंसर लगाओ, आंसर लगाने के बाद में इसको चेंज करेंगे, आप वो चेंज करोगे एल ई एस टी, लेस्ट से भी चेंज करो सपास। आंसर लगाएंगे और लेस्ट से भी चेंज करेंगे, आप इसको चेंज करो एक बार सपास। चेंज करेंगे आप सपास। She worked hard so that she blank qualify the exam. Run fast so that you blank catch the train. कर दिया होगा आपने चेंज, हाँ भाई चलो कर दिया। तो मैं आपके सामने आंसर्स लगाने की कोशिश करता हूँ, सुनना। सबसे पहला जो लिख रखा है आपके सामने, लिख रखा है सी वर्कड हार्ड सो दैट सी ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम। कठिन मेहनत की थी ताकि पेपर को क्वालिफाई कर सके। वर्कड पास्ट की बात हुई तो आंसर क्या आ जाएगा, माइट। कहना बिल्कुल ठीक होगा, ये तो आंसर होगा माइट, ठीक है। अब इसको चेंज करोगे, वो चेंज करोगे किससे चेंज करेंगे हम बच्चे, एल ई एस टी से, लेस से चेंज करोगे तो लिखने की कोशिश करोगे, हाँ भाई। इसको हम चेंज करेंगे तो चेंज करोगे सी वर्कड हार्ड, एल ई एस टी लेस्ट टी। अब आंसर में माइट नहीं, क्या लिखोगे, शुड। क्वालिफाई नहीं, क्या लिख दोगे, डिसक्वालीफाई द एग्जाम। ये किस किस बच्चे का ठीक था, एक बार थंब का निशान जो है उसको भेज दो एक बार कि सर मेरा ठीक है। अगला लिख रखा रन फास्ट सो दैट यू ब्लैंक कैच द ट्रेन। तेज दौड़ो ताकि ट्रेन को पकड़ सको। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं, आंसर क्या होगा, मी। लगा दिया होगा सभी ने। और इसको चेंज करोगे ना, तो चेंज करोगे तो लिखोगे आप रन फास्ट लेस्ट टू ब्लैंक। ब्लैंक में मॉडल आएगा कौन सा, कुछ। कैच नहीं, क्या लिख दोगे, ये तो लिखोगे आप रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन जो है मिस हो जाए। बच्चे एक बार इसको ठीक कर दिया होगा आपने, ठीक है। तो आगे जो लिख रखा है तो एक बार देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक है। अब जिसके दोनों के दोनों ठीक थे एक बार कमेंट करके बता दो यस सर मेरा ठीक है, ठीक है। अगला देखो एक बार। अब चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, चलो भाई। और क्वेश्चन पेपर लिख रखा है आपके सामने, और इसको ठीक करोगे ना, ये लिख रखा है आपके सामने वॉक केयरफुली दैट यू मे नॉट स्टमेबल। इसको ठीक करोगे तो लेट्स से चेंज कर दो, ठीक है। तो लिखोगे वॉक केयरफुली, आप इसको ठीक लिखोगे, की कोशिश करोगे वॉक केयरफुली। लेस्ट से चेंज करोगे लेस्ट, और इसके बाद में लिख दोगे आप, वो लिखोगे टू, ठीक है। और लेस्ट आ गया तो मॉडल यूज करोगे कौन सा, शुड। शुड के बाद में नॉट, और नेगेटिव सेंस की वर्ब होनी चाहिए, तो इसमें लिखने की कोशिश करोगे, लिखोगे फॉल डाउन। करेक्ट सेंटेंस होगा वॉक केयरफुली, WAL की वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। अगला लिख रखा आपके सामने आई एडमिटेड माई ब्रदर इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। एक बार आप इसको ठीक करो। अगला जो सेंटेंस है एक बार ये बता दो कमेंट करके, जो 6 नंबर है ये अच्छे से समझ आया या नहीं आया एक बार, हाँ भाई।
सेंटेंस नंबर 6 आया, आया नहीं आया बताना एक बार। टेम्बल का भी नहीं होता, ठोकर। अगला जो आप देखोगे ना, आई एडमिटेड माई ब्रदर इन टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। बच्चे इसमें सोचने की जरूरत है नहीं, आपने सभी ने कर रखा होगा। आपने कहा सर एडमिटेड की बात हुई तो इनटू को हटा दो, और यहाँ पर क्या चिपका दोगी, इनका जिक्र कर दोगी, इन तो कहोगी, सॉरी इनटू को हटाकर क्या लिख दोगे, टू का जिक्र कर दो। इनटू को हटाकर किसका जिक्र कर दोगे आप, टू का जिक्र कर दोगे। अगला जो लिख रखा है आपके सामने सेंटेंस नंबर 8 जो लिख रखा है, इसको एक बार ठीक करो सबस। सेंटेंस नंबर जो 8 जो लिख रखा है ना आपके सामने, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। 8 नंबर जो लिख रखा है आपके सामने, ये लिख रखा है सी आस्क्ड यू हाउ डिड यू डिड द वर्क। ठीक है, एक बार ये बता दो पहले से ठीक है या गलत है। हाँ भाई, पहले से ये ठीक है या गलत है, देखो एक बार। चलो मैं आपके सामने है ना देखिए सेंटेंस लिख रहा हूँ इसी का। ठीक है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, और मैं कहूँ आपके सामने सेट सेट यू कोमा इन्वर्टेड कोमा हाउ डू यू डू द वर्क। सवाल लिख रखा आपके सामने सी सेट यू, ये लिख रखा आपके सामने सी सेट यू हाउ डू यू डू द वर्क। इसकी नरेशन चेंज करिए एक बार। हाँ भाई, नरेशन चेंज कर दी होगी आपने, और इसके नरेशन चेंज करोगे तो मेरे भाई आपने यही तो लिखा होगा सी आस्क्ड, और इसके बाद में यू लिसनर हुआ, क्वेश्चन वर्ड लिखा मिला तो एज इट इज हाउ, यू सेकंड पर्सन तो इसके अकॉर्डिंग टू डू, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का लिखने की कोशिश की, प्रेजेंट को पास्ट में डिड, और इसके बाद में क्या लिखोगे द वर्क। ये तो बनेगी इसके नरेशन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। देखो इसके नरेशन चेंज करोगे तो ये बनेगी। आगे समझ में बात। अगला जो आपके सामने लिख रखा है ना, जो 9 नंबर लिख रखा है उसको पढ़ो एक बार। क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है नो सुना ओपन द डोर दैट हर फादर केम बैक। ये है ना आपको अच्छे से करवा रखा है भाई, ये है ना, ये आपके सामने अच्छे से करवा रखा है, और करवा भी कहाँ रखा है, आपके पीछे जो अपनी क्लास थी उसमें। ठीक है, एक बार इन सभी को इरेज कर देते हैं, वापस अपने सेक्शन के ऊपर आते हैं, समझने की कोशिश करना। नो सुनर, नो सुनर सी ओपन द डोर दैट हर फादर केम बैक। और जैसे आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई करोगे तो लिखने की आपने सबसे पहले तो लिखोगे ना, तो लिखा आपने नो सुनर। देखो नो नेगेटिव एडवर्ब इन्वर्जन क्रिएट होगा, इन्वर्जन क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, तो लिखने ओपन सेकंड फॉर्म हुई तो लिखा आपने डिड, और इसके बाद में क्या लिखोगे द डोर। हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक कर दी ओपन लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लिखोगे ना आप नो सुनर डिड सी, और तो यहाँ पर लिखोगे ओपन, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आपने लिखा द डोर। ठीक है, इसके बाद में नो सुनर का जो पेयर जो बनेगा वो दैट के साथ नहीं, वो बनेगा देन के साथ में, देन हर फादर, और इसके बाद में क्या लिख दोगे केम बैक, ये बनेगा केम बैक। करेक्ट सेंटेंस होगा नो सुनर डिड सी ओपन द डोर देन हर फादर केम बैक। फादर केम बैक लिख रखा है ये, ठीक है ना। अगला लिख रखा है आपके सामने वी हैड हार्डली दिस टॉक दैट इट बिगेन टू रेन। आप इसको भी देखोगे करवा ये भी रखा, और जैसे इसको ठीक लिखोगे ना अगले सेंटेंस को, ठीक है, ये है ना प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वैलिड रीजन बता रखा है, जो चीज पहले हमने पढ़ ली तो दोबारा डिस्कस करना उसका कोई ज्यादा फायदेमंद है नहीं। जैसे ही ठीक करोगे तो लिखने की कोशिश किया आपने यहाँ पर वी हैड, और इसके बाद में क्या लिखोगे हार्डली, हार्डली के बाद में क्या लिख देंगे हम रीच्ड द हिलटॉप हिल। तो जैसे हार्डली लिखा तो हार्डली के साथ में दैट का यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे व्हेन इट बिगेन टू रेन, बिगेन टू रेन, ये होगा ठीक। क्यों होगा, ये जब आपके सामने जो पीछे की जो क्लास थी वो करवा रखी। ठीक है, एक बार देख लो भाई यहाँ तक। ठीक है, 10 के 10 अपने हो गए, सवाल देख लिए होंगे आपने, और 10 हो गए अपने, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और भी बच गया क्या, नहीं और कोई नहीं है। 8 नंबर कंप्लीट हो गया, 7th हो गया अपना, ये पूरी तो अपने वन वर्ड का जो एरिया था ये भी हो गया, री राइट सेंटेंस वर्ब की हो गई अपनी। अब चलते हैं अपनी अगले सेक्शन के ऊपर, और ये सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन में आपके सामने ये लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर योर वर्ड्स दैट फॉलोज। ठीक है, देख लो
पढ़ लो एक बार, मैं आपके सामने छोटा करके लिख देता हूँ इसको। बिल्कुल, अब इसको पढ़ो अच्छे से। नंबर 2 दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको अच्छे से। इसको चलो, इसको पढ़ लो एक बार, और जो भी आंसर लगा सकते हो लगा लो। पढ़ो एक बार, जो भी आंसर लगा सकते हो लगाओ। लगा लिया होगा आप सभी ने आंसर। चलो, अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। दो सवाल लिख रखा आपके सामने, ठीक है। पहले हम इनके पूरे पैसेज को पढ़ेंगे केयरफुली, देन वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। मेंस ग्रोथ फ्रॉम बारबेरिज्म, ठीक है। जो आपके सामने लिख रखा है समझने की कोशिश करना। ये लिख रखा है मेंस ग्रोथ फ्रॉम बारबेरिज्म टू civilization supposed to be the theme of history, but sometimes looking at great stretches of history, it is difficult to believe that this deal has made much progress or that we are very much civilized or advanced. There is enough of want of cooperation today of one country or people selfishly attaching or oppressing another, of वन मैन एक्सप्लॉइटिंग अनदर, ठीक है। मेंस ग्रोथ के बारे में जिक्र किया गया पहले ही अपनी 3-4 लाइन में, उसमें अपना टाइटल मिल गया कि पूरा का पूरा जिक्र है वो किसके ऊपर है, मेंस ग्रोथ के ऊपर है। इसी में देखोगे आप आगे जो लिख रखा है वो लिख रखा है इट इज वेल टू रिमेम्बर दैट इट मेनी वेज मैन हैज नॉट मेड इजी ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम द अदर एनिमल्स। इट मे बी दैट इन सर्टेन वेज सम एनिमल्स आर सुपीरियर टू him. Still, we look down upon the insects as almost the lowest of living things, and yet the tiny bees and ants have learned the lessons of cooperation and of sacrifice for the common good far better than me. If mutual cooperation and sacrifice for the good society are the test of civilization, we may say that the bees and ants are in this respect superior to him. In one of our old Sanskrit books, there is a verse which can be translated as follows: for the family, sacrifice the individual; for the community, the families; for the country, the community; and for the soul, the whole world. What the soul is, few of us can know or tell, and each one of us can interpret is it in a different way. But the lessons this Sanskrit verse teaches us in the same lesson of operation but sacrifice for the larger good. We in India had forgotten the sovereign path to real greatness for many a day. So we had fallen, but again we seem to have glimpses of it, and all the country is astir. How wonderful it is to see men and women and boys and girls seemingly going ahead in India's cause and not caring about any pain or suffering. Well, may they smile and be glad for the joy of serving in a great cause in theirs, and to those who are fortunate comes the joy of sacrifice also. ये अपने सामने पैसेज की जिक्र किया गया। पॉइंट आउट द थीम ऑफ द पैसेज इन वन सेंटेंस, ठीक है। इन व्हाट मैनर बीज एंड आर सुपीरियर टू मैन, व्हाट इज द लेसन ऑफ द संस्कृत वर्स फॉर मैनकाइंड, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर मैन, women, boys and girls in India today, and that keeps them glad and smiling. बच्चे आपके पास है ना, आपके सामने जो लिख रखे हैं एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ो, देन पढ़ने के बाद में आप ये देखो कि जो लिख रखे हैं इनके एक बार खुद से आंसर लगाओ, ठीक है। और फिर जो भी आंसर हो सकते हैं आपने, ठीक है। मैं साइड में बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा और आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेना एक बार। जो भी आंसर्स लिखोगे वो देख लियो एक बार, ठीक है। जो भी आंसर देखोगे ना आप, वो अपने आंसर्स को देख लेना भाई कि सर ये आंसर हो सकता है। कमेंट करके बता देना जो भी ठीक ठीक आपको लगे, ठीक है। एक बार इसको पढ़े और पढ़ने के बाद में अपने आंसर को लगाओ। शाबाश, पढ़ तो लिया होगा आपने यार, मैंने पढ़ लिया आपके सामने, तो आंसर लगाने की कोशिश करो एक बार।
ठीक है। देखो जो पूरा पैसेज जो लिख रखा है आपके सामने, मैं आपको समझा दूं। जो पूरा का पूरा पैसेज लिख रखा है, इसमें एक तो हमने बताना है, थीम बतानी है, और थीम के बाद में हमें क्या बताना है, इसमें अपने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हो आंसर। ठीक है। जो आपके सामने लिख रखा है इसमें, जैसे आपके सामने लिख रखा है इट इज, देखो पहले 3 लाइन में तो हमने थीम मिल गया था अपना। आगे लिख रखा है कि इट इज वेल टू रिमेम्बर। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो इसमें लिख रखा है कि ये याद रखना जरूरी है कि कई मायनों में मनुष्य जानवरों से अधिक प्रगति नहीं है। ठीक है। जैसे जो कोई भी एनिमल्स है उससे ज्यादा प्रगति पर नहीं है। ठीक है। हम मान सकते हैं कि मान लो कुछ फीचर्स में जानवर अब भी श्रेष्ठ हैं कुछ मायने में। ठीक है। तो सुपीरियर कैसे हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। जैसे कीटों की जब बात करते हो ना, इंसेक्ट्स की, तो उनके कोई भी जीवित प्राणी को अब देखोगे तो जैसे कोई छोटी मोटी जो अपनी आंट्स होगी, आंट्स की हम भलाई के लिए सही होगी, कुछ इस तरह की वो त्याग के वगैरह की बात करते हैं। ठीक है। और भी जैसे किसी एनिमल्स का नाम उठा लिया, फिर इसने उठाया बीज का। ठीक है। मधुमक्खी का जिक्र किया है, और मधुमक्खी में देखा कि वो मनुष्य से श्रेष्ठ है। फिर इसने एक हमारी पुरानी संस्कृति, कोई पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। संस्कृत बुक का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कोई एक श्लोक है, और वो श्लोक है वो कुछ इस तरीके से, फॉर द फैमिली सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल फॉर द कम्युनिटी द फैमिली, कुछ इस तरीके से श्लोक का वर्णन कर रखा है। यानी आप इसका मीनिंग समझना चाहो ना, तो इसको कह सकते हो परिवार के लिए व्यक्ति, या समाज के लिए परिवार का, या देश के लिए समाज का, कोई आत्मा के लिए संपूर्ण जो अपने विश्व का जो बलिदान करेगा ना, उसको हम कहेंगे। फिर आगे इसमें लिख रखा व्हाट द सोल। यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ से मीनिंग निकलेगा कि इसमें की अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस दिए अलग अलग तरीके से। ठीक है। लेकिन संस्कृत श्लोक में जो पाठ सिखाता है जो पाठ जो लेसन सिखाता है ना, वो हमेशा भले के लिए सिखाते हैं, जो किसी ना किसी त्याग का वही सिद्धांत है। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में 2 डेज, इन दिनों की जब बात की जाए ना, तो वास्तव में जो लोग हैं, रियलिटी है, वो अपना रास्ता है जो मारा गया वो भूल गए। इसलिए हम जो है इंडियन जो है वो गिर गए। लेकिन फिर भी हमें अपनी झलक मिलती है कि पूरे देश में कोई हड़कंप मच गया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे पुरुष हो गए, मेंस हो गए, वीमेंस हो गए अपने, ठीक है, बॉयज गर्ल्स हो गए, वो मुस्कुराते हुए, ठीक है, वो किसी भी पेन की, किसी भी पीड़ा की, दर्द के बिना भारत में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। ठीक है। मुस्कुराएं और मुस्कुराने के साथ खुश रहें, क्योंकि एक महान उद्देश्य से सेवा करने की खुशी उनकी जो भाग्यशाली है ना, उनके बलिदान की खुशी से भी अधिक मिलती है। कम्स द जॉय ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो, ये इनके मीनिंग निकलते हैं बच्चे। आई होप, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लिया होगा। तो अपने जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है आपके सामने, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिख रखा है वो पढ़ने की कोशिश करो। ये लिख रखा है आपके सामने, पॉइंट आउट द थीम। थीम की बात करोगे तो मेरे भाई थीम तो आपने पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया। देखो थीम जो मिलेगी ना बच्चे, कमाल की बात बताता हूँ, वो पहली 3-4 लाइन में मिल जाती है। मेंस ग्रोथ का जिक्र किया गया है कि जो मनुष्य है वो अपने आप में अपनी प्रगति कर सकता है। तो एक लाइन में आप ढूंढना चाहो तो ऊपर ढंग से देख लियो, इसमें आपका पूरा का पूरा क्या लिख रखा है, मेंस ग्रोथ के ऊपर लिख रखा है। अगला जो लिख रखा है आपके सामने, इन व्हाट मैनर बीज एंड आंट्स आर सुपीरियर टू हिम। तो इसमें देखोगे ना आपके सामने लिख रखा है दैट टीनी बीज। ठीक है। इसमें आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है दैट टीनी बीज। यहाँ से देखो एक बार, यहाँ से दैट टीनी बीज, और इसके बाद में लिख रखा है मेन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। भाई सुपीरियर कैसे है उनका जिक्र हो गया। अगला आप इसी में पढ़ोगे, वो लिख रखा है आपके सामने, व्हाट इज द लेसन ऑफ द संस्कृत वर्स ऑफ ए मैनकाइंड। इसमें आपके सामने यहाँ से देखो कुछ श्लोक का भी जिक्र किया गया था, तो विश्व की बात हुई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ढंग से पढ़ोगे आप अपने आप बना लोगे। देखो आप अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार तरीका पता लगने के बाद अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेंगे। अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है आपके सामने 4 नंबर, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर men, women, boys and girls in India today that keeps them glad and smiling। बच्चे ये तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। इसमें आपने देखा कि इसमें आंसर पहले से ही आपके सामने लिख रखा है, हाउ वंडरफुल इट इज टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा का पूरा कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। बाकी अपना आप उम्मीद करूंगा कि आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, समझ आ गया, और अपने आंसर्स को क्रिएट कर लोगे। एक बार तरीका पता होना जरूरी है। एक बार इसको यहाँ तक देख लो एक बार, फिर आपके आगे की स्टोरी का डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। अपना अब एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पढ़ लेना आप अच्छे से। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गया है। अब हम जिक्र करेंगे प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग का हम जिक्र करेंगे। इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। और ये लिख रखा है आपके सामने, प्रेसी राइटिंग
हमेशा याद रखना 1/3 का जिक्र करना होता है, 1/3 का। ठीक है, एक बार इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ रहा हूँ, एक बार अपने साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें, और जो भी आंसर सॉरी, जो भी आंसर हो लगाने की कोशिश करना। ये लिख रखा आपके सामने, ओल्ड एज इट इज सेड disqualified as from taking an active part in the great sense of business, but in what sense? Let me risk. If in those which requires the strength and vivacity of youth, I readily admitted the charge, but are those there no other none which are particularly appropriated to the evening of life, and which being educated इसके बाद में आपके सामने जो लिख रखा है वो लिख रखा है बच्चे, एजुकेटेड के बाद में आपके सामने लिख रखा है, by the powers of the mind and perfectly consistent with a lesser vigorous state of body. Nothing can be more void of foundation than to assert that old age necessary disqualifies a man for the great affairs of the world. As well might it be affirmed that the pilot is totally useless and unengaged in the business of the ship, because while the rest of the crew are more actively employed in their respective departments, he sits quietly at the helm and directs its motion. If in the great sense of business an old man cannot perform a part which requires the force and energy of vigorous years, he can act none less in a nobler and more important character. It is not by excursions of corporeal strength and activity that the momentous affair of the state are conducted. It is by cool deliberation, by prudent counsel, by that authoritative influence whichever attends on public scheme qualifications which are so far from being impaired that they are usually strengthened and improved by increase of years. एक बार बच्चे है ना अपने आंसर्स को जो लगा सकते हो, ठीक है, प्रेसी राइटिंग में, एक बार इसको मीनिंग में समझा देता हूँ। इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि मीनिंग समझे बिना आप अपने आंसर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे। हाँ भाई बच्चों, आंसर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। और अपने मीनिंग को जब समझने की कोशिश करते हैं तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसी ओल्ड एज के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, कि जो बुढ़ापा है ना ओल्ड एज में, व्यवसाय में, जैसे अलग अलग अपने आप में जो अपने जो एक्टिव पार्ट जो होते हैं ना, सीन्स जो होते हैं, वो अपने आप में जो भाग लेने से अयोग्य ठहरा देता है। लेकिन कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमें पूछने से कहते हैं कि युवाओं की ताकत और जो लाइवनेस जो होती है ना उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आरपी के आसानी से कोई बुढ़ा जो होता है वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जीवन की शाम के लिए उपयुक्त है, ठीक है, जो मन की शक्तियों द्वारा निष्पादित होते हैं, पूरी तरह से के अनुरूप होते हैं, ठीक है, शरीर कम सशक्त अवस्था में होता है। देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर, बुढ़ापे के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और बुढ़ापे के ऊपर डिपेंड करेगा ना बच्चे, बुढ़ापे के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें आप टाइटल वगैरह ढंग से पढ़ के आप देख लिया होगा कि बूढ़े आदमियों का जिक्र किया गया, ओल्ड एज का, और हमने इसको 1/3 बनाना है। कोई भी अननेसेसरी चीज है उसको हटा दो, ठीक है। और जैसे इसको आप ठीक करोगे, जैसे आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे ना बच्चे, जैसे आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक तो है ही अपने आप में, 1/3 के हिस्से में लिखना है। और इसमें आपने लिखोगे, देखो ओल्ड एज इट इज क्वालिफाइड एज फ्रॉम टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द ग्रेट बिजनेस, ठीक है। इसका कोई भी मतलब नहीं, इसका पहले आ गया पूछने की, नहीं हटाओ इसको, ठीक है, ये जरूरी है, इसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको हटा दिया, ये जरूरी हो गया। आई रेडीली एडमिटेड द चार्ज बट द नो अदर नन which are particularly appropriated to the evening of life and which executed the powers of the mind perfectly consistent, ठीक है, with a less vigorous state of body। इसको state of body को यहाँ से हटा दो, vigorous की कोई भी जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट तक रखो, कोई अननेसेसरी वर्ड है उसको हटा दो, ठीक है। इस तरीके से जो जो ठीक ठीक आपको नहीं लग रहा उसको साइड में कर देंगे। ठीक ठीक लगने का मतलब है ऐसा नहीं कि पूरे पैसे कोई कर दो साइड में भाई,
ठीक है, तो ये तो अपना प्रेशर राइटिंग होगा, तरीका अपने अपन को पता चल गया। ठीक है, और भी हम डिस्कस हमने जो प्रीवियस अपनी जो क्लास थी उसमें अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है। तो हमारे सामने प्रेशर राइटिंग अपना कंप्लीट हो, प्रीसी राइटिंग होगा, प्रीसी राइटिंग के बाद में अपना एक पैसेज होगा कंप्लीट। देन वी डिस्कस अबाउट, इसका हम जिक्र करेंगे किस स्पेशल क्लास में। ये होगा अपनी नियरेस्ट सेम मीनिंग क्लोज मीनिंग जिसको कहोगे, ये भी हो गया अपने। ये अपनी रीराइट द सेंटेंसेस, ये भी हो गए। इसके बाद में देखोगे वन वर्ड भी हो गया अपने। इसके बाद में देखा कि आपने मीनिंग्स इडियम्स का ये भी होगा कंप्लीट। फिर हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस जो लिख रखे थे ये भी ठीक हो कर दिए हमने सारे के सारे। ठीक है बच्चे, ठीक है, हैव ए नाइस डे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आएंगे। बच्चे जो चीज आपको बेस्ट लगे ना, जो समझ में आई, उसके लिए आप एक बार थंब का जो निशान है वो भेज दें। और बच्चे आपका जो सजेशन है वो भी आप एक बार कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चे, आप पे अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, अपने घर पर रहना। ठीक है, और घर पर अच्छे से पढ़ाई भी करना। ठीक है ना, और उम्मीद ये भी करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। बाकी जो मिलेंगे वो मिलेंगे अपने अगले सेशन के साथ। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, बाय बाय। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है।